तो आज की क्लास में हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शंस को लेके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अगर क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है एक्स प्लस साइन एक्स, जिसमें जी जो है फंक्शन का इनवर्स डिनोट करता है एफ का, और आपको जी का डेरिवेटिव निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स, इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है या फिर हमें उसका निकालना है इंटीग्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि इनवर्स निकालें। तो जिसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो उसमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं और इंटीग्रेशन के भी। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, इंटीग्रेशन का या फिर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको ये बोला जाएगा कि जो फंक्शन है, ये जैसे आपको दे दिया एक्स प्लस साइन एक्स, इसका जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन का आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या होगा। तो आप अगर कोशिश करेंगे एक्स प्लस साइन एक्स का, तो आप इनवर्स तो निकाल नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कैसे एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो वहां पे फिर वही चीज काम आ जाएगी कि आपका जो फंक्शन है उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन का अगर आपको एरिया अंडर द कर्व पूछा जाए तो वो आप कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनवर्स देखते हैं। तो हमें पता है कि इनवर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर एक फंक्शन वन वन भी होता है और अगर एक फंक्शन ऑन टू भी होता है, तभी हम उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। वन वन का मतलब होता है इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर एक ऐसा फंक्शन है जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और हम फंक्शन जी को अगर बोलते हैं उसका इनवर्स है, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ रेज़्ड टू पावर माइनस वन, समथिंग लाइक दिस। तो हमें पता है इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। बेसिक तरीका हम पढ़ते हैं, दैट इज इन फंक्शंस। हम क्या करते हैं, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ होता है, तो हम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हमें लिखा जाए तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3। पर अगर हमें इसका निकालना है इनवर्स, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x होता है, तो हम क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y अगर लिखेंगे तो वैल्यू आएगी y माइनस 3/2। तो यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब x को हम लिख लेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/2। इस तरह से हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको fx लिखा है, तो यहाँ पे मैं f इनवर्स को अगर g लिख दूंगा तो इसको मैं लिखूंगा g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3/2। इस तरह से हम यहाँ पे इसका इनवर्स कर सकते हैं डिफाइन। तो ये तरीका होता है, हम ऐसे इनवर्स निकालते हैं, उसको gx भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x माइनस 3/2। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है दो फंक्शंस के इनवर्स में, कि यहाँ पे एक फंक्शन का जो इनवर्स होता है कि अगर मैंने फंक्शन f डिफाइन किया है, फंक्शन g डिफाइन किया है, और ये एक दूसरे के इनवर्स है, और अगर फंक्शन f को मैंने डिफाइन किया है सेट a से सेट b में, तो जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा सेट बी से सेट ए में। तो डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। तो जो फंक्शन जी है उसमें अब एक्स क्या है, वो जो फंक्शन एफ में वाई था वो यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ पे जो एक्स है यहाँ वाई हो जाता है, यहाँ पे वाई ये जो है एक्स हो जाता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन होंगे जिस तरह से हम इनवर्स कर सकते हैं डिफाइन। तो इस तरह से इनवर्स डिफाइन किया जाता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पे उसको करते हैं डिफाइन। तो हम बोलते हैं कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, और वहां पे अगर हमें लिखा हुआ है x, ये तो y इक्वल टू एफ एक्स है, और इसका अगर मैंने इनवर्स लिख दिया दैट इज g ऑफ y, वो हो जाएगा हमारा x के बराबर। तो इसके केस में हम ये बोल सकते हैं कि f और g क्या है, एक दूसरे के इनवर्स अगर हैं, तो हम इनके डेरिवेटिव्स को कैसे करते हैं डिफाइन, आपस में हम कैसे रिलेट करते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे इनको रिलेट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, dy बाई dx की वैल्यू मुझे मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू f डैश x। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो आएगा g डैश y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है कि dy बाई dx की वैल्यू मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ, बिकॉज दीज आर द सेम वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है डेरिवेटिव्स के बीच में, कि अगर फंक्शन g और फंक्शन f एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनके डेरिवेटिव्स को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों जगह सेम वेरिएबल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ अपने को मिस्टेक नहीं करनी होती। और अगर हम इनवर्स लिखते हैं, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज f ऑफ gx क्या होगा, वो x के बराबर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेईई मेन में भी आया था, जिसमें वहां पे ऐसे कुछ लिखा हुआ था, फिर आपको उनके डेरिवेटिव्स को रिलेट करके कुछ लिखा, जो फंक्शन g था उसका डेरिवेटिव निकालना था। इस टाइप से भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है।
तो अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है f ऑफ gx इक्वल टू x, बेसिकली आपको g जो है फंक्शन निकालना है जो f का इनवर्स है। दैट इज व्हाट इट मींस। तो इस तरह से हम करते हैं यहाँ पे इसके डेरिवेटिव को रिलेट। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव्स का आपस में रिलेशन हमने लिख लिया। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है, तो ये हो गया हमने इनवर्स कैसे निकाला, किसका इनवर्स निकाल सकते हैं, वो डोमेन डोमेन को कैसे इंटरचेंज करते हैं, ये यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएशन के बीच में रिजल्ट। तो अब देखो हम यहाँ पे इसको समझते हैं कैसे निकालना है। तो जैसे अगर अपने को इसको निकालना है तो अपने को ये पता है कि रिलेशन क्या होता है, g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, ये रिजल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर अपने को g डैश निकालना है तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये हमारी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर y। और यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर दिस y वी विल फाइंड x। ये जो x है वो ये वाला है, हम ये इस y के लिए ये x फाइंड करेंगे, वो यहां पुट करेंगे। ध्यान रखना यहां जो वैल्यू पुट करी है वो यहां मत पुट कर देना, दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे अगर ये जो y और x है, ये कौन से वाले y और x है, ये y और x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये वाले y और x है, दैट इज y इक्वल टू x प्लस sin। तो ये यहाँ पे जो y और x है वो ये वाले, दीज आर द y और x। तो y और x जो यहाँ पे मैंने इस रिलेशन में लिखा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग x की वैल्यूज इन फंक्शन fx, और फंक्शन fx में ही जो y की वैल्यू है ये वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है तो हमेशा अपने को ये करना पड़ेगा, फॉर दिस y वी हैव टू फाइंड दिस x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे अपने को क्या मिलेगा। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली ये सॉल्व हो जाता है तो अपने को टेंशन नहीं लेनी पड़ती। क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जाएगा कि आप आसानी से x निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आ गया x प्लस साइन एक्स, और हम सिंपली अगर कंपेयर भी करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू पाई बाय। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है इनवर्स के डेरिवेटिव को, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ g डैश पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन f डैश पाई बाय 4 के बराबर होगा। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज दिस विद दिस वैल्यू। और f डैश पाई बाय 4 कितना होगा वो तुम निकाल सकते हो उसका डेरिवेटिव करके, तो आएगा 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ पाई बाय 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय रूट 2। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स को रिलेट कर सकते हैं फंक्शन और उसके आपस में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टेप जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब ये वाला जो स्टेप है, एक जे एडवांस में क्वेश्चन आया था 2010 में या 2011 में, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था फंक्शनल रूल से हम लिबनिट्ज रूल लगा के जब डिफरेंशिएट करते हैं फिर इंटीग्रेट करके हम फंक्शन निकालते हैं। सर तो हाँ बोलो। सर इट्स 1 by 1 1 plus 1 by root 2 ना सर। व्हाट हैपेंड? 1 by f dash of pi by 4 means 1 by 1 plus हाँ pi by सॉरी 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा सर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आईआईटी में क्वेश्चन आया था जिसमें हमने डायरेक्टली जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया था तो उसमें हमारा f डैश x की वैल्यू हमें मिल गई थी, और क्वेश्चन में जो उसका इनवर्स था उसका डेरिवेटिव पूछा गया था। तो कई बार वो g भी लिख लेता है, कई बार वो लिख देगा f इनवर्स का डैश। तो ध्यान रखिए f डैश x अगर आपका निकल गया है तो अगर आप f नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनवर्स और उसके डेरिवेटिव में रिलेशन है रेसिप्रोकल का। सिर्फ आपको ये y और x की वैल्यू को ही रिलेट करना होता है और आप डायरेक्ट आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखने वाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप इनवर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है देखिए। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है अगर एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें लिखा हुआ है gx इज इनवर्स ऑफ fx। मैं जनरली क्या करता हूं, जब भी यहाँ पे भी x होता है और यहाँ पे भी x होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। ऐसे जब भी लिखा होता है तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू fx है, और इसको मैं x इक्वल टू gy ही लिखता हूँ, g ऑफ y ही लिखता हूँ, g ऑफ x नहीं लिखता, ताकि मेरे को कंफ्यूजन नहीं। तो इसको मैं रीड ऐसे ही करता हूँ, ध्यान रखेंगे। डोमेन ऑफ fx इज a to b such that f of a is equal to c, f of b equal to d। तो ये चीज हमें यहाँ पे दी हुई है, और हमें लिखा हुआ है एक रिजल्ट a से b fx dx, c से d gy dy equal to bd minus ac। अब इस रिजल्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि इनवर्स फंक्शंस का आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने को ये लिखा हुआ है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज मैंने fx का डायग्राम बनाया कुछ, तो मान लेते हैं अपन दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ fx, ये हमने डायग्राम बनाया। तो अगर मेरे को सपोज इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आएगा तो मैं जनरली इसको ग्राफिकल की टर्म्स में भी एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हमें y इक्वल टू fx का ग्राफ बना लिया एंड वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स, तो वो अपन कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो ध्यान रखेंगे इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है और ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सेम होता है, सिर्फ अगर आप एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ x और यहाँ y कर देंगे, तो जैसी शेप आपको यहाँ दिख रही है और सेम शेप आप यहाँ पे बनाएंगे x इक्वल टू gy, वो इसके इनवर्स का ग्राफ है, दे विल लुक एग्जैक्टली सेम। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने का सबसे इजी और फास्ट तरीका होता है कि आप fx का ग्राफ बनाएंगे
और उसमें x और y एक्सिस को x की जगह y और y की जगह x पुट कर देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, इसको हम ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है a से b fx dx में जो इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज डिफाइन करता हूँ a से b, तो ये मेरा x है, ध्यान रखेंगे फंक्शन f में जो a है और ये है हमारा b। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को बोलता हूँ तो ये अपना क्या लिखा है, a से b fx dx का इंटीग्रेशन। तो ये अपना लिखा हुआ है ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया दे हैव रिटन। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो काइंड ऑफ दिस वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और जो दूसरा वाला है ये लिखा हुआ है जी बाय डी वाई और इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है सी से लेकर के डी। तो अब यहाँ पे तुम इस ग्राफ में आ जाओ, तो x इक्वल टू जी वाई, मैं ध्यान रखता हूं जब भी अगर यहाँ पे fx है और यहाँ पे अगर जी एक्स डी एक्स लिख देता तो बस कुछ जान करके जी वाई डी वाई लिखता ताकि मेरे को समझने में आसानी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि y की वैल्यू c से d के बीच में होनी चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था कि fx का अगर ग्राफ ऐसा है तो अगर आपको इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो सिर्फ आप x और y को इंटरचेंज करेंगे, यही मैंने बोला था। तो ये है इनवर्स का ग्राफ, दैट इज इनवर्स ऑफ f का ग्राफ है, यही हम बोलेंगे। और इनवर्स ऑफ f अपना क्या है, हो जाएगा दैट इज g, ऐसे ही डिफाइन किया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और आपको उसके साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना होता है, तो वो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपना ऐसा होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ये अपना ग्राफ होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर अपने को इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो अपन इसको 1 ऑन टू फंक्शन की तरह माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में डिफाइन करते हैं। और अगर मेरे को मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो एक्सिस है y और यहाँ पे जो एक्सिस है x, अगर आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, एक्सिस को इंटरचेंज करना है, यहाँ x कर देना है और यहाँ y कर देना है, सेम ग्राफ आपको वापस बनाना है, ये वाला। दिस इज हाउ यू मेक द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इसका ग्राफ है और इसके इनवर्स का बनाना है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, लेकिन ग्राफ में पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जो मैंने लिखा इनवर्स ऑफ f, तो मैं बेसिकली किसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल टू gx का ही ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ बना रहा हूँ, कहने का मतलब है मैंने जब इसका इनवर्स निकाला तो मैंने क्या किया, इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा, तो वो लिखेंगे x इक्वल टू f इनवर्स y, और यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू gy। लेकिन इन जनरल अपना नोटेशन क्या होता है, जैसे अगर मेरे को इसका इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो x और y की जगह फिर हम इंटरचेंज कर देते हैं, उससे हम उसका इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो इनवर्स डिफाइन तो अपन gx और fx की टर्म्स में ही करते हैं। ग्राफ में अगर आप देखोगे, अगर आपको इस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाएंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू gx का, जिसमें g उसका इनवर्स है, तो उसका ग्राफ बनाने का तरीका होता है इसकी सिर्फ एक्सिस को इंटरचेंज करना होता है। बट ध्यान रखेंगे ये y इक्वल टू gx का ही ग्राफ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे अब समझते हैं ये जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाई डी वाई का इंटीग्रेशन सी से लेकर के डी तक। तो ये जो इंटीग्रेशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी एक्स डी एक्स सी से लेकर के डी। हम इसलिए लिख रहे हैं जी एक्स डी एक्स क्योंकि मैंने वाई फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे इस तरह से हम इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब मैं ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जी वाई डी वाई, तो ध्यान रखना इस डी वाई के चक्कर में वाई डायरेक्शन में आप मत चले जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी समझ में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y की वैल्यू c से d है, मतलब x की वैल्यू c से d है क्योंकि gx dx का इंटीग्रेशन है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये c से d है, और हमें इसका जब निकालना है एरिया ये वाला, तो दिस इज द एरिया वी हैव टू फाइंड। हमें ये एरिया करना है वैल्यू, ये जो इंटीग्रेशन है बेसिकली इट डिनोट्स दिस एरिया, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो fx के केस में a से b में ये वाला एरिया इवैल्यूएट करना है, इसके केस में ये वाला एरिया इवैल्यूएट करना है, और यहाँ बोला गया है दोनों एरिया का एडिशन। तो अगर आप दोनों का ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, सो दिस एडिशन व्हाट डज इट डिनोट, इट डिनोट्स कि अगर मेरा ग्राफ है y और ये मेरा ग्राफ है x, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर मैं इस तरह से सपोज मैंने ग्राफ बनाया था fx का, ये ग्राफ बनाया था मैंने, तो यहाँ पे अगर मेरे को जो एरिया निकालना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है a से b और c से d, तो मुझे दिख रहा है ये वाली वैल्यू क्या लिखी हुई, ये दोनों का एडिशन ही लिखा हुआ है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये एरिया देखो क्या है, ये बड़ा एक रेक्टेंगल है माइनस ये छोटा रेक्टेंगल, तो ये आएगा बी डी माइनस ए सी, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। सो दिस इज द टोटल एरिया। इस तरह से हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, y इक्वल टू fx पे अगर आपको उसके इनवर्स का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, x और y एक्सिस इंटरचेंज करेंगे, तो y इक्वल टू fx का अगर ये ग्राफ है तो y इक्वल टू gx का ये ग्राफ होगा। फिर अगर आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है, जैसे फॉर इलस्ट्रेशन ये मैंने लिखा, अब यहाँ पे एक ये फंक्शन लिखा हुआ है और एक ये फंक्शन लिखा हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे इसका सम निकालना है, क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये चीज हमें कैसे पता लगेगी, तो इसमें हमेशा लोअर और अपर लिमिट को आपको ध्यान में देना है।
तो नोटिस करो, a पे वैल्यू c है, b पे वैल्यू d है। तो फंक्शन f के लिए अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू fx, तो उसके लिए लिखा हुआ है x की वैल्यू अगर a है तो y की वैल्यू कितनी है c, और अगर x की वैल्यू b है तो y की वैल्यू कितनी है d। ये फंक्शन f के लिए अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका इनवर्स बोलता हूं y इक्वल टू gx, उसके लिए क्या होगा? तो अगर मैं इसके इनवर्स को डिफाइन करता हूं कि अगर मैंने इसके इनवर्स पे लिखूंगा तो इसके इनवर्स पे क्या पॉइंट होंगे? y इक्वल टू gx के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। तो y इक्वल टू gx के लिए मैं डिफाइन करूंगा, उसके केस में x और y क्या हो जाएंगे? अगर इस पे a और c है तो इस पे c और a होगा, इस पे b और d है तो इस पे d और b होगा। ये y इक्वल टू gx के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसको आप समझ भी सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू c है तो a को लिख लेंगे f इनवर्स ऑफ c। तो f इनवर्स ऑफ c हो गया इनपुट, a हो गया आउटपुट, c इनपुट a आउटपुट। इस तरह से ये वाले पॉइंट्स होंगे। तो अगर आपको इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसमें ये दोनों इंटीग्रेबल नहीं है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रिलेट करने की कोशिश करी, तो कहने का मतलब ये है कि पहले मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है 0, x की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट से e की पावर 1, और ये जो e की पावर 1 है यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें अगर मैंने ये वैल्यू पुट करी तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया इस दूसरी वाली वैल्यू के लिए, अपर लिमिट के लिए, तो मैंने इसको चेक किया पुट करके, तो यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो आपको इस टॉप वैल्यू से मिलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन fx है तो f ऑफ a इक्वल टू c आ रहा है, f ऑफ b इक्वल टू d आ रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे अगर दिख जाती है लोअर और अपर लिमिट में ये रिलेशन, तो हमेशा आपको चेक करना है कि e की पावर रूट e की पावर x और 2 ln ऑफ ln x एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं, और ये एक दूसरे के इनवर्स ही है अगर आप एक को दूसरे में चेंज करेंगे तो। दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, और अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी हुई है। ध्यान रखिए 2 अंदर लेके गया, उसके बाद में इसको रिलेट किया है कि वो इनवर्स है या नहीं। तो आप इसको अगर y मान लेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो यही आएगा, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डी डी, तो आएगा ई रूट ई माइनस ए सी, ये वैल्यू है 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0, तो आ जाएगा ई रूट ई के बराबर आंसर। इस तरह से अपन ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस रिजल्ट को यूज करके। तो इस तरह से इंटीग्रेशन में हम इनवर्स के इंटीग्रेशंस को आपस में रिलेट कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ग्राफिकली भी समझ आना चाहिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं और क्वेश्चन एक जैसे, हाँ बोलो। सो इनवर्स वाला इंटीग्रेशन का पार्ट वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये वाला क्वेश्चन में या फिर ये वाला जो ग्राफ है? सो थ्योरम में, सो वो थ्योरी के जैसे याद रखना है या फिर उसे कौन सी थ्योरी याद उस रखना तरह है? से? मतलब सो आपने जो वो पहला स्टेटमेंट वो लिखा आपने, वो स्टेटमेंट BD माइनस EC, सो वो थ्योरी के जैसे याद रखना है? नहीं 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 नहीं, थ्योरी की तरह याद नहीं रखता, मैं तो इसको ग्राफ से याद रखता हूँ, मेरे को ये पता है, इसलिए तो मैंने बनाया है। मैं ग्राफ से ही ध्यान Yes, रखता हूँ कि fx का इंटीग्रेशन ए से बी है। अब देखो ये ग्राफ कैसे काम में आता है, जैसे सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, fx, और आपको बोल दिया इसका जो इनवर्स है उसका इंटीग्रेशन निकालो y एक्सिस के साथ या x एक्सिस के साथ में, जो भी कोई वैल्यूज आपको डिफाइन कर देगा। तो हमेशा मैं यही डायग्राम बनाता हूँ, ये फंक्शन f का ग्राफ है, ये फंक्शन g का ग्राफ, ठीक है, और ये y इक्वल टू gx का है, ये y इक्वल टू fx का है। तो ये जब लिखा हुआ है a से b fx dx, मतलब a से लेकर के b तक अपने को इंटीग्रेट करना है, ये तो होता है fx dx, ये वाला एरिया। और ये लिखा हुआ है c से d gy dy, अब gy लिखेंगे क्योंकि हमने ग्राफ तो y इक्वल टू gx का बनाया, gy का नहीं बनाया, तो इसको पहले यहाँ gx लिख लिया, और उसमें अगर x c है और y d मतलब c से d करेंगे तो gx में मैंने बताया था यहाँ x एक्सिस बनाते हैं। अगर अपने को इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ऐसे हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ तुमने पढ़ा ऐसा नहीं होगा, तुमने पढ़ा इस तरह से होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ y होता है, यहाँ x होता है, और ये ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब इससे अगर तुम्हें इस पे पहुंचना है तो तुम क्या करोगे, इसको पहले यहाँ 90 डिग्री रोटेट करोगे, फिर हॉरिजॉन्टल के अबाउट फ्लिप करोगे, आपको ये ग्राफ दिख जाएगा। क्योंकि इस ग्राफ में वर्टिकल में y एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे बनाया, तो उस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये रिलेट कर रहा हूँ इन दोनों के इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है, आपको 2 इंटीग्रेशन ऐड करना है और आपको दिख रहा है कि इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसमें आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि e से ln आना है, मतलब आपको लॉग लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज चेक करी। और इनवर्स चेक करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये इनपुट वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये आएगी, ये इनपुट वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर ये है तो ये y की वैल्यू ही हमने यहाँ पे लिखी है। इस तरह से हम उसको रिलेट कर रहे हैं, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, ऐसे हम रिलेट करते हैं। a पे जो वैल्यू है वो फंक्शन g के इनवर्स में c होगा पॉइंट, b पे जो वैल्यू है फंक्शन g में वैल्यू d होगी। ये चीज यहाँ पे a पे जो वैल्यू है फंक्शन fx में तो आंसर c आ रहा है, और लेकिन तो यहाँ पे ये फंक्शन fx का ग्राफ है तो a के लिए c है, b के लिए d है। फंक्शन gx का जब ग्राफ होगा तो उसमें c के लिए a होगा, और इस तरह से होगा, c के लिए a और d के लिए b, इस तरह से होगा। उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सेम ही ग्राफ यहाँ पे बनता है, देयर इज नो चेंज। तो अपन को इन दोनों को एरिया को ऐड करना है, तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो क्या है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, तो मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जरूरी नहीं इसके एडिशन पे क्वेश्चन आए,
तो अगर अपने को जैसे सपोज अब यहां तक क्लियर, आगे चलो। मैं एक Yes, और sir. क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ ना। जैसे यहाँ पे जैसे ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) कंटीन्यूअस फंक्शन, f(0) is 0, f(1) is 1, f(x) is पॉजिटिव, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। 0 से 1 में f(x) का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, f इनवर्स का इंटीग्रेशन अपने को निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो मैंने ग्राफिकली आपको बताया हो, तो अपने को यहाँ पे ये थ्योरम पता है कि जैसे अगर अपने को f(x) का दिया हुआ है और उसके इनवर्स का, तो मैं क्या थ्योरम जो पीछे है उससे भी रिलेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायग्राम से भी रिलेट कर सकता हूँ। कैसे देखो, तो मुझे अगर ये दिया हुआ है 0 से 1, 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, तो ये जो भी f(x) है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, f(x) का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, दिस इज ग्राफ ऑफ f(x). और इसने बोला 0 से लेकर के 1 का इंटीग्रेशन, तो ये रहा अपना 1, 0 से लेकर के 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो एरिया दिया हो, ये वाला एरिया दिया हो, तो अपने को यहाँ पे ये जो f(x) है, इसमें ये जो एरिया डिफाइंड है वो ये वाला है, 0 से लेकर के 1। और लिख लो, देखो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, तो अपने मार्क करी भी है, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 है, ये भी अपन यहाँ मार्क कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब अपने को इसके इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालना, तो अब जो अपने को आंसर निकालना है वो है ये 0 से 1 f इनवर्स y dy। अब उसको f इनवर्स y dy लिखे, उसको 0 से 1 g y dy लिखे, उसको 0 से 1 gx dx लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज ऑल आर सेम थिंग्स। अगर क्वेश्चन में लिख दिया f और g क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो वो उसको ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर ये मेरा f(x) का ग्राफ है, तो अगर मैं f इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, तो अगर आपको f इनवर्स का ग्राफ देखना है यहाँ पे, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसके केस में अगर आपको लिखना है तो ये अपना हो गया ग्राफ y इक्वल टू f(x) का। और मैंने तुम्हें बोला f इनवर्स का ग्राफ अगर आपको देखना है तो y इक्वल टू gx का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सेम ग्राफ y इक्वल टू gx का, लेकिन उसके केस में यहाँ y होगा और यहाँ x होगा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसको सिर्फ f इनवर्स y बोल रहा हूं, तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको y इक्वल टू fx लिखूं या x इक्वल टू f इनवर्स y लिखूं, एक ही तो इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूं y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ, या मैं बोलता हूं तुम ग्राफ बनाओ x इक्वल टू y माइनस 3/2, दोनों के ग्राफ में कोई फर्क आएगा क्या? बोथ ग्राफ्स विल बी सेम। तो ये जो ग्राफ है अगर fx का है, तो ये f इनवर्स y का भी ग्राफ है, x इक्वल टू f इनवर्स y का जो ग्राफ है और y इक्वल टू fx का जो ग्राफ है वो सेम होगा, क्योंकि आप ग्राफ ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे जब f इनवर्स की फॉर्म में लिखा है और y लिया हुआ है, तो सेम ही ग्राफ है। लेकिन अगर मैंने इसको gx dx लिख लिया तो इस तरह से ग्राफ समझना इजी रहता है। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना f इनवर्स y dy, तो ग्राफ तो यही है अपना, dy के साथ इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर अपने को ये वाली जो वैल्यू अगर अपने को लिखनी है, ये वाली, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई है कि इसी ग्राफ में अपने को y एक्सिस की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है 0 से 1। तो अब इसमें मजे की बात क्या है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे जब f इनवर्स y को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में, तो वो अपना ये वाला एरिया आएगा भाई, Yes, sir. यही आएगा ना। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये fx है तो ये y इज fx, x इज f इनवर्स y, तो दोनों का ग्राफ सेम ही होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल y रखा और यहाँ x रखा, तो इन दोनों को मैं एक ही ग्राफ में रिलेट कर सकता हूँ कि ये वाला एरिया ये है और जो ये वाला एरिया था वो हो जाएगा अपना ये वाला एरिया। तो अब देखो ये वाली वैल्यू तो अपने को दी थी 1/3, टोटल एरिया कितना होगा 1, 1, तो अपना ये एरिया कितना बचेगा, ये एरिया बच जाएगा दैट इज 2/3. 1 माइनस 1/3। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इस तरह से समझोगे Yes, तो sir. इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि y इक्वल टू fx है, x इक्वल टू f इनवर्स y है, तो इनके एरिया को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक ही डायग्राम में बना लिया। पीछे जो मैंने किया था ना, मैंने दो डायग्राम इसलिए बनाए थे। अगर यहाँ पे जैसे देखो, इसको मैं एक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान रखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ c से d f इनवर्स y dy लिख सकता हूँ, c से d f इनवर्स y dy लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि g और f तो इनवर्स है एक दूसरे के। तो अगर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ a से b, तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा। और अगर f इनवर्स y के हिसाब से ये वैल्यू लिख रहा हूँ दिस वन, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये हो गया y इक्वल टू fx का भी ये ग्राफ होगा और x इक्वल टू f इनवर्स y का भी ये ग्राफ होगा, राइट। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, मतलब इसी ग्राफ का अपने को y एक्सिस की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है c से b, तो यही वाला एरिया आएगा ना भाई। Yes. अब तुम्हें ये समझ में आ गया हो कि ये जो वैल्यू दोनों ऐड करके लिखी हुई वो यही है, बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल, तो यही वैल्यू आ रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ ने क्वेश्चन में क्या किया, इसको तो x में लिख लिया, इसको y में नहीं लिखा, इसको भी x में लिख लिया, तब अपने को कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके केस में फिर चेक करने का तरीका यही है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू है, मतलब इनवर्स हो सकता है। फिर इनवर्स निकाल के देखोगे, तो अगर यहाँ पे तुम्हें इसको लिखना है तो ये हो गया fx dx,
और ये हो गया एफ इनवर्स वाई डी वाई, इसका ये एडिशन है, दिस इज सिमिलर टू दिस, तो वो ये एरिया माइनस छोटा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करके आंसर अपन निकालेंगे। तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका होता है जब भी मेरे को इनवर्स का एरिया निकालना होता है तो मैं एफ इनवर्स को ही टी पुट कर देता हूँ, दिस इज हाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एक्स हमारा आ जाएगा एफ टी डी टी, सॉरी वाई आ जाएगा एफ टी डी टी, जो भी अपने को दिया, तो डी वाई आ जाएगा एफ डैश टी डी टी। अब यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन, दिस इज मेथड नंबर 2, तो ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा ना, एफ इनवर्स वाई को टी लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश टी, ये आ जाएगा डी टी। अब y इक्वल टू एफ ऑफ टी है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अब अपने को t पे निकालनी पड़ेगी। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालेंगे तो मैं बोलूंगा जब y की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट निकालेंगे तो t की वैल्यू कितनी है। दूसरा हो जाएगा जब y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी है, यही हो गया। तो y की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1 दी हुई है तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 1 है तो t कितना होगा 1, तो ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट 1। और अगर y की वैल्यू 0 है, ये रहा 0, तो t की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे ये जो अपना इंटीग्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ पे आ जाएगा टी एफ डैश टी डी। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम्हें ध्यान होगा, तो अब हम यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। इसमें एफ डैश है तो इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और अगर तुम्हें इसमें लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आएगा टी मल्टीप्लाइड बाय एफ टी, माइनस आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1 और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1, फिर टी एफ टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ 1 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एफ 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज नथिंग बट एफ 1 माइनस 0 से 1, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स टी एक्स एफ टी डी टी, वो यही है 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 माइनस 1/3। ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो अगर आपको ग्राफिकली इसको समझने में प्रॉब्लम है तो इनवर्स को आप टी मान के हमेशा सॉल्व कर लीजिए, यू कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। Sir, ऐसे हम we इसका can आंसर do by निकाल सकते areas हैं। also. क्या कह रहे हो? Sir, we can solve by areas also, no, sir. We can take the total areas area of rectangle as 1 and we can remove 1/3, no. That is what I'm saying. I'm just saying you can solve by both the methods. Either you can solve by this area method, that is I have explained this diagram कर्व में जो मैंने आपको बताया. Second method is this one by substitution. If you are able to understand this method, this is very easier. अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इन जनरली ये जो है इनवर्स जो है इसको टी मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तुम्हें बताया था कि log और e की पावर x आता है तो उसको टी पुट करते हैं, पूरा फंक्शन उसके अलावा कांस्टेंट होता है। और अगर कहीं पे भी इनवर्स फंक्शन इफ यू सी देन यू हैव टू पुट दैट इनवर्स फंक्शन इक्वल टू टी, बिकॉज़ tan इनवर्स x दिखेगा उसको टी पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं और यू कैन डू इट लाइक दिस, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो तो हाँ बोलो। सर अगर वहाँ पे जो डिफरेंट एंगल से पूछा गया उसमें पे डी वाई की जगह डी एक्स और वाई की जगह एक्स आता तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो यहाँ पे अपना f इनवर्स x इक्वल टू टी पुट कर देते तो x इक्वल टू एफ टी आ जाता। तो अपने को तो यहाँ पे ये अब ये x और जो t है ये प्लेस होल्डर है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप अपन x की वैल्यू पुट करते हैं एक बार 1, तो यहाँ पे आ जाता 1 इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो t कितना होना ग्राफ भी सेम बनता ग्राफ सेम ही बनता, बट उसको ना सेम एक्सिस पे बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनवर्स में अगर x लिखा हुआ तो इसलिए मैंने उसको y में चेंज कर लिया ताकि मैं सेम एक्सिस पे उसको ड्रॉ कर सकूं। तो एरिया नहीं सेम तो बनता आप सेम ही आएगा ना, आप नीचे ग्राफ बनाओगे तो वो भी तो सेम ही बनेगा, ये तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे वो सेम ही तो ग्राफ आएगा, ग्राफ सेम आने वाला है। वो पहले मैंने ऊपर नीचे 2 ग्राफ बनाए थे, अब मैंने एक ही ग्राफ बना लिया, एक ही बात, क्योंकि वो x के Yes, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग जो y है दोनों के केस में सेम ही है, तो ग्राफ सेम बनने वाला है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज रिडक्शन फार्मूला। अब रिडक्शन फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई एडवांस के हिसाब से, जेईई मेन में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। रिडक्शन फार्मूला में हम बहुत सारे रिडक्शन फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें मेथड समझते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला किस चीज के लिए बनाया गया है इसको हम समझते हैं, और एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने को इसको यूज करना है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है, उनके रिजल्ट्स हम कैसे निकालते हैं वो हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे sin x की पावर n और cos x की पावर n का अपने को रिजल्ट निकालना है कि i n क्या आएगा। तो रिडक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है कि ये जो पावर n है, पावर n को हम रिलेट करते हैं उसी के रिडक्शन की फॉर्म से, ध्यान रखेंगे। पावर n को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप पावर n को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा n-1, रिड्यूस करेंगे तो और क्या आ सकता है n-2, रिड्यूस करेंगे तो और क्या आ सकता है n-। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है i n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, sin x, sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin 4x, sin 6x, sin 10x, पावर में अगर 10 है तो उसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन की इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, कहीं पे भी, अगर यहाँ बहुत ज्यादा हायर पावर है,
जैसे सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसका तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। इन जनरल रिडक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हायर पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं फंक्शंस की, उससे अगर इसका इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना होता है तो हम हायर पावर्स को आपस में रिलेट करते हैं और हायर पावर को हम रिड्यूस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, वो ये बोलता है कि आप ये जो हायर पावर है और इसको आप रिड्यूस करेंगे अगर 1 से या रिड्यूस करेंगे 2 से। इन जनरली 1 और 2 से रिड्यूस करने पे जो इंटीग्रेशन बनता है और जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है जिसमें पावर n है, उसको हम एक फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, उसी को रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको रिडक्शन फॉर्मूला क्यों बोला जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हमको इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना होता है तो आइडिया ये है कि यहाँ पे इसकी पावर n को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इसको रिड्यूस करते हैं एक उस वैल्यू से। तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा, या तो मोस्टली हम इसको रिड्यूस करते हैं 1 से या हम रिड्यूस करते हैं 2 से। साइन और कोसाइन की केस में इसकी पावर को 1 से रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिखता हूं sin n - 1x और sin x। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करता हूँ। तो पावर को मैंने 1 से रिड्यूस किया यहाँ पे और इसको sin x सेपरेट किया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है इन जनरली जब भी हायर पावर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसमें अगर आपको कोई फॉर्मूला निकालना है रिडक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही निकाला जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए fx मल्टीप्लाइड बाय gx। तो यहाँ पे हम दूसरा जो gx है फंक्शन जान करके जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर एक फंक्शन में यहाँ 1 ले लूंगा और दूसरा फंक्शन अगर मैं ये ले लूंगा, तो उसके केस में अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में आप यही वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि इसको तो अपन इंटीग्रेट कर नहीं सकते, और अगर आपने इसका इंटीग्रेशन कंसीडर किया तो इसके इंटीग्रेशन से आएगा x, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, x तो फिर आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए एक और फंक्शन जनरेट कर रहे हैं पावर 1 से रिड्यूस करके, ताकि अब मैंने 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ जनरेट कर लिया है, जिसमें एक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन यहाँ मान सकता हूँ। फर्स्ट फंक्शन उसको लेंगे जिसका आप आसानी से फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को लेंगे जिसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकंड फंक्शन को लेंगे जिसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं, तो इसी का आंसर लिख लेते हैं। इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन और लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये सेकंड का हमने इंटीग्रेशन कर लिया। फिर आएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो आएगा ये वैल्यू, पावर आगे आएगी पावर 1 से रिड्यूस मल्टीप्लाइड बाय cos x और sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x मैंने यहाँ पुट कर लिया। अब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 इज 1, cos π/2 इज 0, 0 पुट करेंगे तो भी 0। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो अपना 0 के बराबर ही आना है। ये चीज अपने को यहाँ पे दिख रही है, दिस इज नथिंग बट 0। अब अगर आप इसको देखेंगे तो जो दूसरा वाला है, अब आप पावर को नोटिस करो आपने कैसे रिड्यूस किया। यहाँ पे पावर n थी और यहाँ पे पावर क्या आ गई n-2। तो आपने क्या किया, पावर n से पावर n-2 जनरेट किया, पावर को रिड्यूस किया है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये जनरेट होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये टर्म मिला के जनरेट होगा cos स्क्वायर x। अब जो रिडक्शन फॉर्मूला बनाया जाता है वो इसके बीच में बनाया जाता है कि एक तो होता है in को या तो हम in-1 से रिलेट करते हैं या in-2 से, इन जनरली इसी से रिलेट किया जाता है। in-3 वाले क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनता है इसमें या तो in आना चाहिए, मतलब sin x की पावर n आना चाहिए, sin x की पावर n-1 आना चाहिए, sin x की पावर n-2, sin x की पावर n-3, सिर्फ यही टर्म आनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है एक्स्ट्रा टर्म cos स्क्वायर x आ रही है, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ और इसको हटाऊंगा भी मैं कैसे, इसको मैं साइन में चेंज करूंगा। साइन में चेंज करने से क्या होगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन साइन में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद में जो क्वेश्चन बना वो भी साइन में ही बनना चाहिए, तभी हम इसको आपस में रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं अगर in की बात करता हूं तो in यहाँ पे है sin x की पावर n, और जो in-1 होगा अगर दैट विल बी sin x की पावर n-1। तो जो भी अपना इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनना चाहिए उसमें साइन ही आना चाहिए, कोसाइन नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने वहां पे cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x पुट किया, ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन साइन में ही चेंज हो। तो अगर आप ये करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर x पुट करने पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी sin x रेज़ टू पावर n-2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x की पावर n। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन अपने जनरेट किया दिस इज नथिंग बट in, क्योंकि देखो फिर से वही इंटीग्रेशन जनरेट हो गया, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे क्या जाएगा in-2, ये अपना जनरेट हो गया। अब in और in-2 हम रिलेशन निकाल सकते हैं। in को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो आएगा n-in इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा n-1 in-2, तो in की वैल्यू आएगी n-1 अपॉन n in-2। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा sin x की पावर n का। सेम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला cos x की पावर n का भी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस b माइनस x, π/2 माइनस x पुट करेंगे तो आपको यही वाला इंटीग्रेशन मिलेगा जो राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आता है sin x के केस में पावर n में, cos x की पावर में भी n में यही आएगा। इसी से हम एक फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज वॉलिस फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था। तो यहाँ पे पावर n होता है sin 4x sin 10x, तो हम उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं
पावर इवन होती है तो लास्ट में पाई बाय 2 आता है, पावर ऑड होती है तो लास्ट में 1 आता है। इस तरह से इसका यूज होता है sin x की पावर n का। इसके अलावा sin x की पावर n और cos x की पावर n पे डायरेक्ट जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्सेप्ट कि वॉलिस फार्मूला हो। तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है sin x की पावर 10 का इंटीग्रेशन निकालो 0 से पाई बाय 2, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसका आंसर आप इससे निकाल सकते हैं। इन जनरली sin x की पावर 6 पे आ सकता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन आ सकता है sin x टू पावर 6x cos स्क्वायर x। तो जो cos स्क्वायर x है उसको आप 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लेंगे, तो sin raised to power 6x माइनस sin raised to power 8x, उसकी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक अपने को क्लियर होना चाहिए। तो ये रिडक्शन फार्मूला क्यों है? क्योंकि हमने in को in माइनस 2 से रिलेट करके एक फार्मूला जनरेट कर लिया, पावर को रिड्यूस किया और एक नया इंटीग्रेशन बनाया, और वो जो नया इंटीग्रेशन है और ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसको हमने किसी कांस्टेंट से, जो पावर थी जो वैल्यू n है उससे हमने इसको रिलेट कर लिया। तो ये sin x की पावर n और cos x की पावर n का रिडक्शन फार्मूला है। सेम तरह से एक रिडक्शन फार्मूला tan x की पावर n और cot x की पावर n का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूला है इन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री में tan x की पावर n cot x की पावर n दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूला। इससे और ये दोनों सेम वैल्यू in प्लस i माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। इसको तुम ध्यान में रख सकते हो, बारी बारी आता भी रहता है, जेईई मेन में 2-3 बार आ चुका है, जेईई एडवांस के रिटन पेपर में भी आ चुका है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन, बट ये चीज वापस रिपीट हो सकती है सम डे और दी अनदर। tan x की पावर n और cot x की पावर n, इन दोनों को आपस में हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे x की जगह पुट कर देता हूँ पाई बाय 2 माइनस 2, तो मुझे यहाँ पे यही वाला इंटीग्रेशन मिल जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, इट्स द सेम वैल्यू। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे tan चेंज हो जाएगा cot में, उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लोअर और अपर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। जब 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 आएगी और पाई बाय 4 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 आएगी, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लिमिट आएगी, और आप इसको चेंज करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है, तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आने वाला है। रिजल्ट निकालते कैसे हैं? तो sin x की पावर n में मैंने जिसको 2 पार्ट में ब्रेक किया था, दूसरे का इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। tan x में हम क्या जनरेट करते हैं? tan स्क्वायर x जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं tan स्क्वायर x? क्योंकि tan स्क्वायर x से sec स्क्वायर x जनरेट किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, sec स्क्वायर x जनरेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो tan x में आपको sec स्क्वायर जनरेट करना होता है। tan x की हायर पावर का कोई भी क्वेश्चन है, यू ऑलवेज हैव टू जनरेट sec स्क्वायर। दिस इज द थॉट प्रोसेस, ये काफी क्वेश्चंस में आपने किया होगा। और cot x में अगर जनरेट करना है तो भी हम इसमें ऐसे ही करते हैं, cot x की पावर n और -2, और जो cot स्क्वायर x आता है उसको लिखते हैं cos x स्क्वायर x, ये हम जनरेट करते हैं -1। तो इसमें cos x स्क्वायर x जनरेट करते हैं, इसमें sec स्क्वायर x। ऐसा जनरेट करने से क्या होता है, दो इंटीग्रेशन बनते हैं, एक इसके साथ और एक 1 के साथ, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो ही गया, आपने को दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट in-2, क्योंकि tan x की पावर n था, अब tan x की पावर अपन ने रिड्यूस करके -n-2 कर दिया, दिस इज in-2। और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं? tan x को अगर आप t पुट कर लेंगे तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, दैट इज dt। तो t की पावर n-2 है तो आएगा t की पावर n-1 अपॉन n-1, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 4 माइनस in-2। इसको आप ले जाएंगे लेफ्ट में, पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये वैल्यू आएगी in प्लस in-2 इक्वल टू 1 अपॉन n-1। तो ये रिडक्शन फार्मूला है tan x की पावर n का, cot x की पावर n का, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 सेम रिडक्शन फार्मूला होता है। अब जो भी रिडक्शन फार्मूला निकाला जाता है उसका जनरल यूज क्या आता है, आप n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो और आप देखो क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। सबसे पहले मैं इनको पुट कर देता हूँ 2, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है i0 प्लस i2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। फिर हम पुट करते हैं n की वैल्यू दैट इज 3, तो वैल्यू आएगा i3 प्लस i1, तो मैं लिख लेता हूँ i1 प्लस i3, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 2। फिर अगर हम n को वैल्यू पुट करेंगे 4, तो अपने को मिलेगा दैट इज i2 प्लस i4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे सपोज n की वैल्यू 5, तो ऐसे आप n की कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको जो इवैल्यूएट करना है आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी i3 प्लस i5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने बताया था वॉलिस फार्मूला, तो वॉलिस फार्मूला ऐसे ही आता है, n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके in का i0 से रिलेशन आ जाता है, जो मैंने पीछे लिखा। इसमें क्या रिलेशन आता है, इसमें ये रिलेशन आता है कि अगर आपको ये वैल्यूज मिल गई हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है i0 प्लस i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5, इस तरह से कोई वैल्यू पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है जैसे कि चारों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा i0 प्लस i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस i4 प्लस i5, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है फॉर दिस। तो वो सिंपली इन चारों का एडिशन आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। तो ये रिडक्शन फार्मूला ध्यान रहेगा, तो आपको इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, उस तरह से आपको उसको इवैल्यूएट करना होता है। तो अब यहाँ से एक रिलेशन ये आता है कि 1 अपॉन i0 प्लस i1, 1 अपॉन आ जाता है i0 प्लस i2, फिर आता है 1 अपॉन i1 प्लस i3, फिर आता है 1 अपॉन i2 प्लस i4, और नेक्स्ट आता है 1 अपॉन i3 प्लस i5। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या फॉर्म कर रही है, ये वैल्यूज बेसिकली क्या लिखी हुई है 1 2 3 4, सो दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1। हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं
I0 plus I2, I1 plus I3, I2 plus I4, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे जितने भी रिडक्शन फॉर्मूला मैं कराऊंगा उन्हीं को आप ही को वापस करना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही मोस्टली बनाए जाते हैं। अगर कोई नया एग्जाम में आ जाता है पावर हायर का, तो आपको रिडक्शन फॉर्मूला उसका जनरेट करना पड़ सकता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट है log x की पावर n। तो log x की पावर n में रिडक्शन फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं? तो log x की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय log x भी सोच सकते हैं, या 1 मल्टीप्लाइड बाय log x की पावर n भी सोच सकते हैं। अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय log x की पावर n सोचोगे तो इट विल बिकम इजियर, क्योंकि log x की पावर n माइनस 1 और log x की पावर अगर आप n सोचो 1 सोचोगे तो उससे यहाँ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अपने को लिखना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो नोटिस करो किसी के भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को नहीं पता, तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन अपन किसको लेंगे? अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसीलिए एक फंक्शन को वन लेंगे, दूसरे को ये लेंगे। अब हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें अपने को पता है इसका इंटीग्रेशन का अपने को फॉर्मूला पता है। तो इसको मैं यहाँ सेकंड फंक्शन ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर आएगा यहाँ पे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट विल बी, ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से लेकर के यहां, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड था वो अपना आ गया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यही है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, यही फॉर्मूला होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो log x की पावर n, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे x x कैंसिल, तो ये आएगा log x की पावर n माइनस 1। तो जो पावर n थी उसको n माइनस 1 से रिलेट कर लिया इंटीग्रेशन, तो ये आएगा x मल्टीप्लाइड बाय log x की पावर n माइनस n log x की पावर n माइनस 1। तो अगर ये pn है या in है, तो pn को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x log x की पावर n माइनस n pn माइनस 1। तो log x की पावर n के इंटीग्रेशन पे रिडक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन से ज्यादा आता है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से लेकर के e, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। दैट इज अगर आप इसको 1 से लेकर के e तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? अगर आप यहाँ पे 1 से लेकर के e अप्लाई करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1 से e, तो उसके केस में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज e पे वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू है 0। तो e पे वैल्यू 1 नहीं, सॉरी e पे वैल्यू e, तो ये e वैल्यू तो आ गई यहाँ से, और n pn माइनस 1 तो आना ही है, क्योंकि उसको तो इंटीग्रेट अपन कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे अगर आप n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो हम बोल सकते हैं रिजल्ट आ रहा है p1 इक्वल टू e माइनस p0। और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n इक्वल टू 2, तो आएगा p2 इक्वल टू e माइनस 2p1। फिर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n इक्वल टू 3, तो आएगा p3 इक्वल टू e माइनस 3p2। फिर आएगा 4 पे आएगा p4 इक्वल टू e माइनस 4p3 एंड सो ऑन, या p5 तक मैं लिख लेता हूँ क्लास, e माइनस 5p4 n इक्वल टू 5। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर ये इंटीग्रेशन है तो आपको लिख देगा a p0 प्लस b p5, ऐसा कुछ लिख देगा। इक्वल टू कुछ तो कांस्टेंट आएगा, वो अपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और आपको बोलेगा a और b की वैल्यू बताओ या a और b का सम बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? p1 p2 p3 p4 ये है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो आप ऐड कैसे करेंगे यहाँ पे? अब ऐड हम कैसे करेंगे? इसको अगर 1 बोल लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो आप कैसे करेंगे इसमें से? तो पहले मैं p1 एलिमिनेट करूंगा तो p2 आ जाएगा p0 की टर्म्स में, फिर आप p3 में p2 पुट करेंगे, p4 में p3, ऐसे चलेंगे। या फिर आप p5 से स्टार्ट कर सकते हैं। p5 अपना है 5 माइनस e माइनस 5 p4, p4 कितना अपना यहाँ से पुट कर देंगे, e माइनस 4 p3। p5 और p3 में अपन ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं, वो आएगा माइनस 4e प्लस 20 p3। फिर आप क्या करेंगे? p3 की वैल्यू पुट कर देंगे, p3 अपना ये रहा e माइनस 3p2, तो ये आ जाएगा माइनस 4e प्लस 20 टाइम्स e माइनस 3p2। ये आ जाएगा यहाँ पे 20e माइनस 4e 16e माइनस 60p2, ऐसा जाएगा। तो देखो p5 और p2 में रिलेशन निकालिए। ऐसे आप चलते जाएंगे तो p2 की वैल्यू p1 में पुट कर लो, p1 की p0 में, तो p1 p5 और p0 में एक रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला में। दिस इज वन ऑफ द कॉमन वेज टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा इसके लिए, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगा के उसमें फिर n की वैल्यूज पुट करके ही रिलेशन निकालना होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला था log x की पावर n। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और log x की पावर n में x की पावर m यहाँ पे ले लेता है। तो इन जनरली दो पावर्स का वेरिएबल पे क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, दोनों में रिडक्शन फॉर्मूला निकालो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आता है x की पावर 19 log x की पावर। अब अगर x की वैल्यू 1 से e में है तो mod x पॉजिटिव होगा, तो इसको आप log x भी लिख सकते हैं, या log ऑफ mod x लिखना चाहे तो log ऑफ mod x भी लिख सकते हैं।
तो अब इस तरह से क्वेश्चन बनाना काफी कॉमन है। तो अब हम यहाँ पे इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालें? तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हम इंटीग्रेट सिर्फ इसी को ही कर सकते हैं। इसी को हम क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो वही फंक्शन होगा जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पे फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये वाली वैल्यू अपनी है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड से वैल्यू आएगी वो तो अपने को यहाँ पुट करनी ही है। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये हमने लिख लिया फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब अगर आप ई पुट करेंगे तो e की पावर 20/20 log e हो जाएगा 1, 1 पुट करेंगे तो log 1 0 है तो सिर्फ यही आएगा, माइनस n/20 x की पावर 90 log x की पावर n-1। तो अब अपन ने i n जो था उससे ये जो जनरेट किया, तो नोटिस करो दोनों में x की पावर 19 अपने आप आ गया, यहाँ पे पावर आ गई n-1। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? पावर में n है और यहाँ पे पावर में n-1 है, सिर्फ यही यहाँ पे फर्क है। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है पावर यहाँ पे है n-1, तो यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रेशन इसको अपन लिख सकते हैं i n-1। इस तरह से हम इसको यहाँ पे इससे रिलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट i n-1। तो ये अपना एक फॉर्मूला आ गया रिडक्शन n का n-1 के साथ। अब आप n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर लो और उससे आपको जो भी रिलेशन निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो i1 अगर निकालना है तो हम बोलेंगे i1 कितना हो जाएगा e की पावर 20/20 माइनस i की पावर i0/20, ये आ जाएगा रिलेशन। इस तरह से अगर आपको n इक्वल टू 2 पुट करना है तो n इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे, i2 हो जाएगा e की पावर 20/20 माइनस 2i1/20। तो ऐसे आप बाकी रिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो भी पूछा है, जिस भी i के बीच में रिलेशन पूछा है वो लिखा जा सकता है डायरेक्टली। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला log x की पावर n, उसमें x की पावर n से अपने को मल्टीप्लाई करके रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं x की पावर n में जैसे log था वैसे e की पावर में भी कुछ हो सकता है, ax ये हो सकता है। अब ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है ये x की पावर पे है, ध्यान रखिए। e की पावर तो क्या है? पावर में n नहीं है, पावर में ये है, इससे अपने को रिलेट करना है। तो जैसे देखो x की पावर है e की पावर माइनस x, तो क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है, बट रिडक्शन फॉर्मूला निकालने का तरीका वही। अब हम इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अपने को ये डिसाइड करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अब अगर मैं इसको ले लूंगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन तो क्या होगा, और अगर मैं इसको ले लूंगा फर्स्ट फंक्शन तो क्या होगा? हम अदर वे राउंड भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पॉसिबल मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूं और इसको सेकंड फंक्शन ले लूं, या मैं अदर वे राउंड ले लूं, इसको फर्स्ट ले लूं और इसको सेकंड ले लूं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आता है। इंटीग्रेशन तो अपन इसका भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अपन इसका भी कर सकते हैं। तो इन जनरली आप ऐसे भी ले सकते हैं और अदर वे राउंड भी ले सकते हैं कि मैं इसको यहाँ फर्स्ट ले लूं और इसको यहाँ ले लूं सेकंड। कौन सा लेना चाहिए? तो मेरे को जितना समझ में आता है, मुझे पता है ये पावर रिड्यूस करनी होती है, तो मैं इसी को इंटीग्रेशन वाला लूंगा और इसको डिफरेंशिएशन वाला लूंगा। ये वाला मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा, तो शायद मैंने यहाँ पे ये किया है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x अपॉन a, और इसका डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो मैंने ऐसे सॉल्व किया। लेकिन अगर आप तुम आइलेट रूल से जाओगे तो उसमें देखो क्या होता है, उसमें क्या होता है, आइलेट रूल में नीचे वाला जो होता है, ऊपर वाला फर्स्ट होता है और नीचे वाला सेकंड। हाँ, उससे भी वही चीज आ रही है। तो इसमें भी हम देखो वो भी चीजें हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि वैसे भी वही चीज आ रही है। बाकी हमने पावर रिड्यूस करनी है तो हम ऐसे पावर रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो है ये आ जाएगा in-1, इतना वाला पार्ट में n की जगह n-1। यहाँ पे अगर आप a की जगह -1 पुट कर देंगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और इस वाले में यही फर्क है, यहाँ पे आपको a इक्वल टू -1 पुट करना है तो आपको ये इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो आ जाएगा in-1, और ये जो वैल्यू है 0 आएगी। 0 पे तो वैल्यू 0 आएगी, 0 की पावर n। इन्फिनिटी पे कैसे आएगी 0? तो इसमें अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, माइनस ऑफ x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये बन रहा है, क्योंकि x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपने को क्या पता है वैल्यू 0। तो उसके लिए अपने को दिख रहा है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल रूल से अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, nx n-1 अपॉन में क्या आएगा e की पावर x, यही आने वाला है। तो अपने को दिख रहा है जैसे से एल हॉपिटल रूल आप लगाते जाएंगे, क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तब क्या होगा, x की पावर रिड्यूस होती जाएगी, e की पावर x वैसा ही रहेगा। तो इवेंचुअली ये जो पावर है जाके x की पावर 0 में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ इवेंचुअली 1 ही आना है, या जो भी है कुछ कांस्टेंट वैल्यू आनी है, और नीचे आएगा e की पावर x। तो यहाँ पे यही वैल्यू जो है ऊपर वाले से बड़ी आने वाली है, तो उससे अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू n नहीं है, सॉरी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, मैंने n क्यों लिख दिया, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे अपने x पे ही लिमिट्स लिखी हुई है। तो ये वाली वैल्यू इवेंचुअली किसको अप्रोच करेगी, ये वैल्यू 0 को ही अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है i n इक्वल टू n फैक्टोरियल i नॉट, तो वो अपन यहाँ रिजल्ट निकाल सकते हैं n की वैल्यूज पुट करके। एक बार n को मैं 1 पुट करूंगा तो आएगा i1 इक्वल टू 1 i0, फिर n को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये आएगा i2 इक्वल टू 2i1, फिर n को मैं 3 पुट करूंगा तो आएगा i3 इक्वल टू 3i2,
फिर n को मैं 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा i4 इक्वल टू 4i3 एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करो यहाँ पे i0 है, i1 इक्वल टू 1 i0, i2 है 2 i1। तो i1 की जगह अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय i0, ये आएगा। फिर जो i2 है उसकी जगह अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 3 2 1 और i0, यही आने वाला है। फिर अगर आप आगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आएगा 4 3 2 1 और i0। तो ये 4 फैक्टोरियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल जाता है इसको अगर हम यूज करते हैं तो। इससे आप इसको i0 से ऐसे रिलेट कर सकते हो। दैट इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस x की पावर n e रेज़ टू पावर ax। ये हो गया हमारा इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिडक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के अंदर। बाकी जो रिडक्शन फॉर्मूला है उस पे भी क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, पहले मेंस में भी आए हुए हैं, एडवांस में भी आए हैं। बट एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में अपने को क्या दिख रहा है, अपने को कैसे पता रिडक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर में 100, पावर में 101, तो मुझे दिख रहा है पावर 1 से रिड्यूस हो रही है और हायर पावर का क्वेश्चन है। सो दिस इज डेफिनेटली रिडक्शन फॉर्मूला टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आई एन इक्वल टू, दोनों में तो पावर 50 है, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n लिखा हुआ है, कुछ कुछ ऐसा ही है, 0 से लेकर के 1। तो या तो मैं इसमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालूं और फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं, या मुझे पता लग रहा है कि अगर ये i 101 है तो ये i क्या है 100 है, तो in और in माइनस 1 के बीच में रिलेशन ही लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा सॉल्व। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, i2 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है पावर रिड्यूस करनी होती है। मैं i2 से स्टार्ट करते हुए i1 जनरेट करूंगा कि i2 को i1 की टर्म्स में अपन कैसे निकालेंगे, अल्फा टाइम्स i1। ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो i2 में मेरा पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे पावर मुझे रिड्यूस करनी है, दैट इज द बेसिक स्टेप। तो अब मैं ये सोच सकता हूँ कि यहीं पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सोचता तो मैं सोचता 1 मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन। तो अब अपने को पता है इसको अपन इंटीग्रेबल लेते हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएबल लेते हैं क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सोचता, क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है हमेशा, अपन जो सोच सकते हैं वो सोचते हैं, अगर उससे आंसर नहीं आता तो हम कुछ दूसरी टिकड़म वहां पे लगाते हैं। दिस इज ऑलवेज यू हाउ स्टार्ट अ क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मैं यहाँ पे इस तरह से सोच सकता हूँ कि इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आएगा i की x की पावर 50 की पावर 101, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है x। तो i2 में मैं इस तरह से जनरेट कर सकता हूँ ये, तो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, फिर माइनस आएगा 0 से 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 101, 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100, और x की पावर माइनस x की पावर 50 का आ जाएगा माइनस 50 x की पावर 40, ये आ जाएगा ये। अब यहाँ 1 पुट करोगे तो भी 0, 0 पुट करोगे तो भी 0, तो यहाँ से आएगा i2 इक्वल टू 0 से 1, और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स 0 से 1 x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 49 हो जाएगा x की पावर 50, और ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 101 आएगा, सॉरी ये आएगा 5050, ये आएगा, और x की पावर 50 आएगा और आएगा 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100 dx, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अपने को ये दिख रहा है कि ये तो i2 आ गया और ये इसकी टर्म्स में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी i1 नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको, i1 नहीं दिख रहा। 5050 जैसा तो अपने को दिख रहा है ऑप्शन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया, लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ i1 नहीं दिख रहा। तो i1 आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, दिस शुड बी योर नेक्स्ट थॉट प्रोसेस, इट मेक सेंस। तो i1 जनरेट करने के लिए अपने को दिख रहा है 1 माइनस x की पावर 50, तो अपने को दिख रहा है। अब इस x की पावर 50 का क्या करें पर, तो मैं यहाँ पे इस तरह से सोच सकता हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ, -1 और +1 कर लेता हूँ। उससे क्या होगा देखो, उससे होगा 1 माइनस x की पावर 50 जो है वो इसके साथ क्लब होके पावर में 101 आएगा, i2 आ जाएगा, आना होगा तो, और जो दूसरा बचेगा 1 उससे ये आएगा, दैट विल जनरेट योर i1। तो इसलिए मेरे को इस तरह से मैं यहाँ पे ये चीज सोच सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इस स्टेप में लिख सकता हूँ 5050 0 से 1, और एक तो मैंने 1 अलग कर लिया तो आ जाएगा 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100, और जो दूसरा 1 है उसको भी मैं अलग कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, ये वाला जो 1 है इसको अलग कर लिया, तो ये वाला जो है उससे एक्सप्रेशन आ गया। फिर दूसरा क्या आएगा 5050 0 से 1, और ये आ जाएगा x की पावर 50 माइनस 1, और यहाँ पे है 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100। तो अब अपने को दिख रहा है ये क्या है, माइनस i2 है, दिख रहा है आपको, पावर 101 हो जाएगी और माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है i2 इक्वल टू 5050 i1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो दूसरी वाली वैल्यू थी इससे मैंने ये जनरेट कर लिया 5050 i1, और ये आएगा -5050 i1। तो
तो अब यहाँ से I1 by I2 आ जाएगा 5050 upon 5051। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपने को पता है सॉल्व होगा, क्वेश्चन देख के अपने को पता लग गया हायर पावर का क्वेश्चन है, पावर 1 से रिड्यूस हो रही है तो पावर 1 से रिड्यूस करनी है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो फंक्शन था, सो दिस इज लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय log x की पावर n, कुछ ऐसा ही है। तो log x की पावर n में भी क्या अपन ने पावर 1 से रिड्यूस करके इसको डिफरेंशिएशन किया था, और इंटीग्रेट अपन 1 को ही करेंगे तो वो x आएगा। बस यहाँ पे अब आपको ये जनरेट करना पड़ेगा, ये आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आइडिया यही है कि अपने को ये दोनों जनरेट करने हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 के साथ 1 माइनस एक्स की पावर 50 ही होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक मेथड तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक मेथड और बताता हूँ दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि एक मेथड से सॉल्व किया, क्या पता दूसरे तरीके से भी इसका आंसर आ जाए। तो किसी भी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, बट थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि ये जो भी इंटीग्रेशन है उसमें आपको इसकी जो रिडक्शन पावर है उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन जनरेट करना होता है। तो अगर मेरे को यहाँ दिख रही है पावर 100, तो यहाँ पे हम रिडक्शन पावर कैसे जनरेट करते हैं, एक हमने पता sin x की पावर n था, tan x की पावर n था, तो उसमें हमने क्या किया था, जान करके पावर रिड्यूस करी थी, n-1 जनरेट किया, दूसरा अलग जनरेट किया। सेम तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि पावर 101 है तो 100 में कैसे जनरेट करूं, इसकी मैं पावर 100 खुद से जनरेट करूं, तो 101 को मैं सेपरेट कर लूं 100 और 1 में, तो 1 सेपरेट कर लिया, 100 सेपरेट कर लिया। मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूं जैसे मैंने sin x की पावर n का आपको बताया था। वी कैन आल्सो स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक दिस। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो एक इंटीग्रेशन मैंने अलग कर लिया यहाँ पे 1 से, मैंने इसको अलग किया मल्टीप्लाई करके, तो ये अलग हो गया। ये अलग करने से क्या हुआ, ये अपना I1 जनरेट हो गया जो अपने को पता है, तो ये हमने जनरेट कर लिया। अब जो दूसरा इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 50 और ये आ जाएगा ये वैल्यू। तो आप नोटिस करिए जो पहला वाला मेथड था उसमें मैंने लास्ट स्टेप में ये चीज करी थी, ये जनरेट हो गया था तो उसमें +1 -1 किया था, तो हम वहां पहुंच गए थे। इसमें मैंने पहले स्टेप में वो चीज करी है, यहाँ पे इसको सेपरेट किया है और इसको यहाँ सेपरेट किया। तो अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया था तो समझना इजी था, 1 मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स मैंने लगाया। यहाँ इंटीग्रेशन में पार्ट्स में कैसे लगाऊंगा, तो अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के आप बोलेंगे सर सिंपल है, क्योंकि अपने को पता है इसकी पावर रिड्यूस करनी होती है, तो अपन इसको डिफरेंशिएबल ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेबल। बट ऐसा इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी पावर रिड्यूस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 99, तो यहाँ पे 100 से अपने को 100 बन जाना है, 99 पे नहीं जाना। तो मैं ये सोचूंगा कि इसको अपन इंटीग्रेट करने का सोचें ताकि इसकी पावर इंक्रीज हो, 100 से 99 पे नहीं जाए, या तो 100 रहे या 101। तो अगर मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसकी पावर मुझे बढ़ानी है, 101 से स्टार्ट कर रहा था तो पावर रिड्यूस करनी है, इस तरह से अपने को सोचना है। तो अगर इसकी पावर इंक्रीज करनी है अपने को, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे पावर में +1 अपॉन +1 आना चाहिए। तो अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे t की पावर 100 होता तो मैं t की पावर 101 अपॉन 101 करके सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ t नहीं है तो 1 माइनस x की पावर 50 है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको दो पार्ट्स में पहले ब्रेक करूंगा, x और x की पावर 49। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ये मान के चलूं कि यहाँ पे अगर t होता तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो अगर ये t है तो मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं x की पावर 49 लिखूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये dt में जनरेट हो जाएगा, x की पावर 49 होना चाहिए क्योंकि x की पावर 49 dx तभी dt में जनरेट होगा, तब हम इस सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की अगर बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, x की पावर 49 और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100 dx। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस x की पावर 50, इसको मैं t पुट कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा -50 x की पावर 49 dx हो जाएगा dt। तो यहाँ पे अपना ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो x की पावर 49 dx मैंने जनरेट किया जान करके ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं, तो ये हो जाएगा -dt अपॉन 50। तो यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट इज -dt अपॉन 50 और ये t की पावर 100 तो आएगा, t की पावर 100 अपॉन 50। तो ये अपने को दिख रहा है ये इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 50 t की पावर 101 अपॉन 101। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम इसको फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये t की पावर 101 अपॉन ये जो आएगा 5050 और माइनस साइन तो आएगा। तो ये हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ये हमने यहाँ पे कर दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ये वैल्यू तो आ जाएगी 0, आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, 1 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे, यहाँ से मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ -50 x की पावर 49 dx = dt। अब हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये मैंने वैल्यू यहाँ लिख ली है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड था ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर। तो अब इस एक्सप्रेशन को नोटिस करो, ये जो है पावर 101 है, सो दिस इज I2, तो ये अपना आ रहा है I2 अपॉन दैट इज 25050, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा I2 = I1 माइनस I2 अपॉन 5050। इससे भी I1 अपॉन I2 निकालेंगे तो आपको वही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बट अब ये वाला जो है इस पे इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, कैसे मैंने उसको इंटीग्रेट किया। कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, पावर इंक्रीज करना है, पावर डिक्रीज करना है, इस तरह से हम उसको सोच सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला का कंप्लीट हो गया। इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।
अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिक फॉर्म्स आपने पढ़ी होगी, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, ये तो आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल को जनरली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म्स होती हैं और उसके अलावा सिर्फ जीरो होता है, जनरली वो वेरिएबल सेपरेबल ही होती है। ये मेरे को इस तरह से ध्यान रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, fx dx का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, gy dy का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और आप क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ऐसी लिखी जाती है कि दो टर्म्स है उसके अलावा जीरो। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लिखी हुई है जिसमें दो टर्म्स के अलावा जीरो है, इस तरह से है तो 100% वो वेरिएबल सेपरेबल ही है। नेक्स्ट है होमोजेनियस। तो होमोजेनियस को आपने पढ़ा होगा, तो होमोजेनियस में क्या होता है, सेम डिग्री ऑफ टर्म्स होती है। एक तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको पता होगा। दूसरा क्या होता है, फंक्शन होता है वहां पे फंक्शन ऑफ y बाय x या फंक्शन ऑफ x बाय y। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी क्या होती है, होमोजीनियस ही होती है। तो ऐसे वाले में क्या है, आइडेंटिफाई करना और इजी होता है। जैसे कोई क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ e की पावर x बाय y, तो ये 100% होमोजीनियस ही है क्योंकि फंक्शन के अंदर x बाय y है या फंक्शन के अंदर y बाय x है। जैसे सपोज लिखा हुआ है tan ऑफ y बाय x, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिखा हो, तो 99% ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो y बाय x को हम रीपुट करते हैं या x बाय y को रीपुट करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इन जनरली y बाय x को रीपुट करते हैं, और अगर फंक्शन के अंदर दे दिया सपोज x बाय y, तो ऑब्वियसली आप x बाय y को ही रीपुट करेंगे, दैट विल मेक योर लाइफ इजियर। उसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। दीज आर द हिंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप, ये जनरली स्टूडेंट्स को नहीं दिखता है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई एक क्वेश्चन है जिसमें जो डेरिवेटिव है फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है, ध्यान रखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है ax प्लस dy प्लस c। ये काफी कॉमन टाइप है, जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस y की फॉर्म में लिखा होता है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं लीनियर फंक्शन को टी पुट करके। दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और इसमें आपको लीनियर फंक्शन दिख रहा है, तो यू शुड थिंक अबाउट दिस ऑलवेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लिखा होता है कि dy by dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ऑफ 2x प्लस, अब ये तो वेरिएबल सेपरेट करके भी हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 1। तो इसमें तो अपन x और y सेपरेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल सेपरेट करके भी हो जाएगा। और आप 2x प्लस y प्लस 1 को टी पुट करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, होल स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी और सॉल्व भी नहीं होगा। लीनियर दिख रहा है आपको, आप टी पुट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dt। अब आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा dt बाय dx, तो आएगा dt बाय dx माइनस 4 हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब ये वेरिएबल सेपरेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज आप यहाँ कर सकते हैं, x प्लस वाई को टी पुट कर सकते हैं, तो जो dy बाय dx आ जाएगा वो कितना आएगा, dt बाय dx माइनस 1 इक्वल टू साइन ऑफ t। तो इसमें साइन के अंदर x प्लस वाई है, इसमें स्क्वायर के अंदर x प्लस वाई है, और इसमें ये रेशो लिखा हुआ है। अब जो तीसरा वाला है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसमें क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म है। मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म। तो ये यहाँ पे है लीनियर अपॉन लीनियर, बाद में आपको मैं बताऊंगा। अभी मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x dy और y dx जनरेट करके जो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वैसे वाले क्वेश्चन अभी जेईई मेन में काफी आने लगे हैं। बट वो काफी इंपॉर्टेंट तरीका है जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व किया जाता है। उसमें भी मैं वापस आपको लीनियर बाय लीनियर डिस्कस करूंगा। ये है लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। और इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन 1 है तो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है इनको चेक करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं। अगर ये पैरेलल है तो उससे क्या होगा, देखो अगर ये लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या है, जैसे अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2x प्लस 3y 4x प्लस 6y, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मुझे दिख रही है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 6y माइनस 5, और मल्टीप्लीकेशन में आप कर सकते हैं 1 अपॉन 2। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c मैंने बोला था, ये रहा फंक्शन ऑफ ax प्लस by। तो इसको अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, 4x प्लस 6y प्लस माइनस 5 को भी 2 पुट कर सकते हैं, या 4x प्लस 6y को भी 2 पुट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं माइनस 5 को टी पुट करना पसंद करता हूं ताकि नीचे t माइनस 5 नहीं आए, वो t आ जाए, और ऊपर मैं यहाँ पे वैल्यू t प्लस 5 पुट कर दूंगा। तो आई विल प्रेफर दिस वे। तो अब इसके बाद में अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, तो dt बाय dx आ जाएगा इसकी टर्म में, dy बाय dx की टर्म में, और यहाँ पे कुछ t का एक्सप्रेशन आएगा, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, अगर ये लीनियर और लीनियर पैरेलल लाइंस हैं तो। अब आप बोलेंगे सर पैरेलल लाइंस जरूरी अपने क्वेश्चन में पैरेलल लाइन आना है। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन आता कम है, लीनियर अपॉन लीनियर, तो ये पैरेलल लाइंस अगर हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
और अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होता है तो हम कैसे करते हैं सॉल्व, ये भी मैं आपको शायद बता ही देता हूँ, बट जनरली वैसे क्वेश्चन बनाए नहीं जाते। तो अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होती हैं तो आप क्या करते हैं, तो उसके केस में तो ये ऐसे जनरेट होगा नहीं, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कैसे सॉल्व करेंगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपनी होती नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस, फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनेगी। तो नॉट पैरेलल के केस में क्या करेंगे, नॉट पैरेलल के केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन में हम करेंगे x की जगह x प्लस एच पुट, y की जगह पुट करेंगे y प्लस के। हम ये पुट करते हैं तो बेसिकली हम करते क्या है, देखो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, काइंड ऑफ व्हिच इज व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं x की जगह x प्लस एच पुट करता हूँ, y की जगह y प्लस के। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है, dy by dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ पैरेलल नहीं बनाता हूँ तो x की जगह x प्लस एच, y की जगह y प्लस के -1। मैंने 3y वाला क्वेश्चन नहीं लिया, y लिया है यहाँ पे जान करके। नीचे आएगा 4x प्लस एच और 6 टाइम्स y प्लस के। हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्मॉल x को x प्लस एच की जगह आप लिखना चाहो तो यहाँ t लिख लो ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको z लिख लेते हैं, तो यहाँ पे t लिख लेते हैं और यहाँ z, ताकि कंफ्यूजन नहीं। तो अब क्या होगा, जो dy by dx आएगा वो dz by dt के बराबर ही आना है, यही आएगा इधर भी, क्योंकि dy by dx dz by dt के बराबर है। और h और k हमारे क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट अपन कैसे निकालते हैं कि ये 2t प्लस z अपॉन 4t प्लस 6z, z वाला पार्ट और t वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। और यहाँ पे अब आप ये वैल्यू निकालते कैसे हैं कांस्टेंट की, तो वो वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन आती है ना इसमें 2h प्लस k माइनस 1, उसको करते हैं इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे h और k वाला पार्ट, और 4h प्लस 6k माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बेसिकली h और k की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जिसके लिए ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये जो लाइन की इक्वेशन ऊपर नीचे दोनों इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं काइंड ऑफ। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2h प्लस k माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, 4h प्लस 6k माइनस 5 आपका 0 हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपको यहाँ पे ये वैल्यूज h k की निकालनी होती है। तो ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट दिस इज द वे यू सॉल्व लीनियर बाय लीनियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। सबको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी, 1 dy by dx p y की पावर 1 इक्वल टू q, जहां पे p और q क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शन ऑफ x होते हैं। dx by dy p x की पावर 1 इक्वल टू q। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे को फिक्स होता है, मैं हमेशा क्वेश्चन में क्या चेक करता हूं। अब होता क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से टाइप की इक्वेशन है। अगर आप टाइप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। बस यही है एग्जाम में क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हमेशा चेक करता हूँ। पहले हमेशा मैं चेक करता हूँ वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है, तो मैं देखता हूँ दो टर्म से ज्यादा जनरली टर्म दिखती है तो वेरिएबल सेपरेबल जनरली नहीं होती। फिर मैं देखता हूँ होमोजीनियस है नहीं है, तो सेम डिग्री की टर्म्स देखता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। फिर नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंट क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंट होता है कि अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1। तो उसमें हमेशा मैं चेक करता हूं कि y की पावर 1 की टर्म होनी चाहिए सिर्फ, और x में कोई भी टर्म हो सकती है, ये हमेशा मैं चेक करता हूं। y की पावर 1 की टर्म मुझे दिखनी चाहिए, x में कोई भी टर्म हो सकती है, तो वो मोस्टली क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y होगा। तो किसका मतलब यही है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब y की पावर 1, y की पावर की और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, y की पावर 1 ही होना चाहिए। और y की पावर 1 जो है किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब sin y cos y tan y ऐसा लिखा हुआ तो अपने काम का नहीं। तो y की पावर 1 की टर्म होनी चाहिए फ्री फ्रॉम फंक्शन, किसी कंपोजिट फंक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम फंक्शन, इट शुड बी फ्री। तो अगर मेरे को ये दिखता है तो मेरा आइडिया ये रहता है दिमाग में हमेशा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो सकती है, तो फिर मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में दिख रहा है y स्क्वायर भी दिख रहा है और x स्क्वायर भी दिख रहा है, तो मुझे पता है कि वो लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर में ये होती है फिर हमारी लीनियर इन y। अगर ऐसा है तो लीनियर इन y हो सकती है। और अगर आपको दिखता है x की पावर 1 की टर्म है और y में कोई भी टर्म हो सकती है, y जो है कोई भी टर्म हो, y जो है y स्क्वायर भी हो, y क्यूब भी हो, कुछ भी हो, x की पावर 1 होना चाहिए। तो y में कोई भी टर्म है, किसी फंक्शन के भी अंदर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है लीनियर इन x हो सकती है। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, लीनियर इन y आइडेंटिफाई करते हैं हमेशा पहले, लीनियर इन x को भूल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको dy by dx दिया हुआ है
तो अगर आप y की पावर 1 को चेक कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होगा, वो लीनियर इन y ही जनरली सॉल्व हो जाती है। अगर dx by dy क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही dx by dy है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि लीनियर इन x हो सकती है या होनी चाहिए, क्योंकि वो तभी dx by dy लिखता है, नहीं तो नहीं लिखता। कई बार क्वेश्चन में वो dy by dx जान करके लिखता है, लेकिन उसमें लीनियर इन x होती है, तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए dx upon dy की टर्म्स में लिखना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या स्टेट करती है कि अगर लीनियर इन y होती है तो dy by dx एक तरफ लिखना है, उसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। 1 बनाना बहुत जरूरी है, और y की पावर 1 की जो टर्म है, दैट इज लीनियर इन y की जो टर्म है, वो dy by dx के साथ लिखनी है। और dx by dy अगर आप लिख रहे हैं, लीनियर इन x है, तो x की पावर 1 की टर्म आपको उसके साथ लिखनी है। तो ये जो पावर में 1 है, यही यहाँ पे 1 होता है। इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, ये पावर में 1 यही यहाँ पे 1 होता है। इसके अलावा जो फंक्शन ऑफ x बच गया जिसमें, और यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ y बच गया, जो सेपरेट है उसको अलग लिखते हैं। दिस इज हाउ यू राइट। सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया जाता है y की पावर 1 का जो यहाँ कोफिशिएंट आता है उससे। ध्यान रखेंगे यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है, मिस्टेक मत करना। इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है, क्या लिखते हैं, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट साइड में जो भी फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, ये लिखते हैं। अब ये आता कैसे है, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो देखो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ क्या है, इसको नोटिस करो। तो ये लिखा हुआ है y, और ये है y का डिफरेंशिएशन, यही है। और अगर आप इसको बोलेंगे e को, तो e की पावर इंटीग्रेशन dx dx का डिफरेंशिएशन ये रहा। तो ये बेसिकली लेफ्ट में साइड में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय e की पावर इंटीग्रेशन px dx। तो अगर ये डेरिवेटिव ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन e की पावर px dx है, तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dy by dx हट जाएगा, सिर्फ यही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। और राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, इसीलिए हम उसका आंसर से लिखते हैं y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये चीज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी डिटेल में डिस्कस करी। अब यहाँ पे इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर अपन डिफाइन करेंगे तो आएगा e की पावर p by dy। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो यहाँ पे भी वही आएगा। dx by dy क्या है, ये x का डिफरेंशिएशन ये रहा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे e की पावर p by dy का डिफरेंशिएशन ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। तो अपने को दिख रहा है ये भी क्या है, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर इंटीग्रेशन p by dy का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा, राइट में इसका इंटीग्रेशन। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ आइडेंटिफाइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व करने का तरीका। ये सब ने पढ़ा हुआ होगा मोस्टली। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे जेईई मेन का इस बार का क्वेश्चन है, इसमें देखो लिखा हुआ है। तो मैं आइडेंटिफाई करना आपको बता रहा था कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है dx by dy, तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया होता है हमेशा उसको नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, पहले सॉल्व मत करो, लिखने मत लगो, पहले नोटिस करो कि कौन सी फॉर्म है, उसके बाद ही हमेशा स्टार्ट करो। तो मुझे दिखा dx अपॉन dy, तो मेरे दिमाग में आया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x हो सकता है। इससे पहले अपन ने dx by dy अभी तक तो पढ़ा नहीं था। dx by dy होमोजेनियस में भी हो सकता है। होमोजेनियस क्यों नहीं है, y क्यूब x की पावर 1 सेम डिग्री की टर्म तो है नहीं। होमोजेनियस हट गया, वेरिएबल सेपरेबल हट गया, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म नहीं है, दो से ज्यादा है। तो अब अपने को यहाँ पे दिखेगा कि ये लीनियर तो नहीं है, और लीनियर इन x ही सोचेंगे क्योंकि dx by dy है। तो नोटिस करो यहाँ पे सिर्फ क्या है, x की पावर 1 की टर्म है, दिख रहा है? देयर इज ओनली वन टर्म ऑफ x की पावर 1। बाकी y देखो, y क्यूब भी है, y e की पावर में भी है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा कंफर्म हो गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x ही होना चाहिए। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dx by dy का कोफिशिएंट 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय dx by dy, ये करेंगे प्लस, प्लस में हम कौन सी टर्म लिखेंगे, जो x की पावर 1 की टर्म है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। बाकी टर्म से अपने को कोई मतलब नहीं, इसको यहाँ लेके आना है dx by dy के साथ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाया है तो y से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन y, यही आ जाएगा। अपन ने यहाँ पे क्या किया, इससे अपन ने डिवाइड कर लिया, इक्वल टू राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है y क्यूब y प्लस 1 e की पावर y, और अपन ने इसको भी किससे डिवाइड किया है, y से। तो अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसके बाद में सॉल्व करना इजी है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आएगा e रेज़ टू पावर माइनस भी आएगा, हाँ सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2/dy। अब आगे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यू कैन सॉल्व इट। तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। इसको आइडेंटिफाई जनरली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, dx by dy है, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है कई बार वो उल्टा करके भी लिखता है, देखो अगर ये क्वेश्चन जो है वो रीराइट करके भी लिख देता है। वो रीराइट करके कैसे लिखेगा, dy by dx की फॉर्म में भी लिख सकता है, वो ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा dx by dy ही दिया होगा तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, नो। तो इसको ये उल्टा भी लिख सकता है, ये लिख सकता है 1/π dy by dx इक्वल टू
यहाँ लिख सकता है 1/2 की 2x प्लस वाई क्यूब y प्लस 1 e की पावर y। अब इस तरह की चीजें एग्जाम में क्वेश्चन में डराने के लिए लिखी जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आया क्या है। हमेशा लीनियर को फाइंड करो, जैसे x की पावर 1 अगर मुझे दिख रही है और कोई टर्म मुझे नहीं दिख रही तो मैं सोचूंगा कि इसमें dy बाय dx की जगह dx बाय dy जनरेट करो। dx बाय dy जनरेट करने से ये ऊपर आ जाएगा, इट विल आल्सो क्रिएट ए फेवरेबल एक्सप्रेशन अगर हम उसको लीनियर इन x लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको रीराइट करके भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का बेसिक कॉन्सेप्ट और अपने को पता होना चाहिए कैसे उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। अब मैं एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिखेगा। वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, देखो वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है f डैश x माइनस a f x, इस तरह का एक्सप्रेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे जे एडवांस में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस एक्सप्रेशन में। अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग चैप्टर में दिए, कहीं तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिया हुआ है, कहीं वो वाला जो एक्सप्रेशन है कुछ लोगों ने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में दिया, किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में दिया। मोस्टली आपको ये क्वेश्चन जो अगर आप देखेंगे दिशा में आर्यंत में तो ये आपको एओडी वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को उसमें भी दिया हुआ हो सकता है या इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। तो ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला दूसरा एक्सप्रेशन है ये f डबल डैश x माइनस a f डैश x। तो कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है आपको, ये है इसका मतलब। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर देखेंगे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन लिखता है डेरिवेटिव और उसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है उसको आपने अगर रिलेट किया हुआ है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऐड भी हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो प्लस माइनस ए लिख लेता हूँ, डजंट मैटर, प्लस ही लिख लेते हैं, ए होगा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट जो भी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर डेरिवेटिव को उसके साथ ऐड किया हुआ है किसी फंक्शन के साथ, वो फर्स्ट डेरिवेटिव वो फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड किया है या फंक्शन को फर्स्ट के साथ ऐड किया है, इस तरह का एक्सप्रेशन। और उस एक्सप्रेशन में जनरली क्या बनाते हैं, इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिख देगा लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, दिस इज वेरी कॉमन। और ऐसा भी क्वेश्चन एक बार जे एडवांस में आया था जिसमें दिस प्लस दिस करके क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें एफ एक्स भी था, एफ डैश एक्स भी था और एफ डबल डैश एक्स भी था, तीनों थे। और वो था ऐसा ही कि उनके आगे कुछ कोफिशिएंट लिखे हुए थे और उनको ऐड करके लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ था। तो दोनों को ऐड करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वैसा वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना, वो भी पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अपने को क्या दिखता नहीं, दिखता कहाँ पे नहीं है, देखो ये दिखता कैसे नहीं है। तो अपन ये पढ़ा क्या, ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है dy बाय dx, ये लिखा हुआ है dy बाय dx प्लस ay। और अगर मैं सपोज इनइक्वालिटी लेस देन 0 की जगह कर दूं इक्वल टू 0, तो ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमने पढ़ा, दिस इज व्हाट, लीनियर। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x y, सॉरी ये लीनियर हम पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि एग्जाम में ना ये अपने को दिखता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको देख के ना अपने को समझ नहीं आता क्या करें। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डेरिवेटिव से रिलेट करना उसको dy बाय dx आप लिख लो, इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो आप हमेशा इक्वल टू 0 की टर्म्स में सोचो क्या करें। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं dy बाय dx माइनस 2y। अगर इक्वल टू 0 होता तो अपन सोच लेते कि लीनियर इन y है, लेस देन 0 में अपन फंस जाते हैं, अपन को समझ नहीं आता क्या करें। अब इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे लीनियर को करते हैं। लीनियर को कैसे सॉल्व करते हो, आप निकालते हो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। तो अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या मजे आते हैं, देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, तो अपने को मिल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन में माइनस 2dx, ये आएगा, तो आएगा e की पावर माइनस 2x के बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। आपको इनइक्वालिटी में ये फायदा होता है कि अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे अपने को ये फायदा होता है। तो ये जो वैल्यू आती है अगर मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या फायदा होता है कि जब भी हम इसको ऐसे करते हैं तो अब ये जो एक्सप्रेशन इसको आप लिख सकते हैं dy बाय dx ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय e टू पावर माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे आया ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि लीनियर को ऐसे सॉल्व करके कैसे करते हैं, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये है और y का डेरिवेटिव यहाँ पे। तो देखो ये वाली जो चीज हम बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ और उसका डेरिवेटिव वहां। तो ये डेरिवेटिव है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आर दिस, सो दिस डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0। तो अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव है लेस देन 0। यहां तक अपने को समझ में आना चाहिए, ये तो अपने को इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा आप अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपने को समझ में आ गया, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने को ऐसे लिखना है। कैसे चेंज किया, क्यों चेंज किया, e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर देखिए, नेगेटिव आता तो नेगेटिव मतलब
नेगेटिव आता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते और कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसा है वैसा लिखना है, बट करना कैसे है, वो लीनियर की फॉर्म से करना है, ये समझ में आना चाहिए। फॉर्म क्या आइडेंटिफाई करनी है वो समझ में आना चाहिए। ओके, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, देखो अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको पढ़ेंगे फिर से। अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये अपनी डोमेन है, ये कोडोमेन है, पॉजिटिव फंक्शन। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, कोई भी चीज स्किप मत करना, जे एडवांस में क्वेश्चन आता है। ये जो भी पॉजिटिव दिया हुआ है एक रीजन से दिया हुआ है, ऐसे फालतू में कोई क्वेश्चन में एग्जाम में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। नॉन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट आप अज्यूम नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबल मतलब आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो, उसका ये मतलब होता है। तो इंटीग्रेट अपन ने किया, डिफरेंशिएशन किया, ये अपन कर सकते हैं, देयर इज नो मिस्टेक इन दैट। ये अपने को दिया हुआ उससे अपन ने ये लिख लिया, f ऑफ 1/2 अपने को दे दिया 1, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे किसके बीच में करेगी लाइन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जे एडवांस में जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से पढ़ना, कहीं पे भी पॉजिटिव दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, अगर को डोमेन भी वो शॉर्ट फिक्स कर देता है उसका मीनिंग होता है, ऐसे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देता। जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे रियल नंबर्स लिखा हुआ है, रियल नंबर्स मतलब इसका ज्यादा यूज आएगा नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे उसको फिक्स कर देता है तो उसका यूज आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं काम आ सकता है। पॉजिटिव लिखा है तो उसका कहीं ना कहीं काम आ सकता है। फिर अपन ने ये लिखा तो इससे अपन ने ये लिख लिया। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां के बीच में लाया करेंगे। तो एफ एक्स डी एक्स जो है 1/2 से 1 के बीच में बताना किसके बीच में लाया करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेप है मुझे दिख रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो मैंने तुम्हें बताया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, कि अगर एफ एक्स की अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होती है, स्मॉल एम से कैपिटल है, तो ये मैंने तुम्हें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी बताया था, कि अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू पता है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, अगर वो लाई करती है तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो कभी भी किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, किसके बीच में लाई करेगी, मतलब उस फंक्शन की आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। इसकी मिनिमम वैल्यू सोचेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचेंगे इन द इंटरवल। इंटरवल कौन सा है, हाफ से वन। हाफ से वन क्या है, डोमेन। डोमेन में ये चीज दी हुई है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। तो अपने को ये चीज सोचनी है। अगर अपन ने ये निकाल लिया कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करके यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। तो अब हमें ये करना है, मतलब अब अपने को ये दिया हुआ है डेरिवेटिव लेस देन 0। तो अपने को यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर -2x, क्योंकि अगर मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तो y लिखा था, e की बात उसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव अपना लेस देन 0 आ रहा है, और हमेशा मोस्टली यही होगा कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसके हिसाब से। अब डेरिवेटिव लेस देन 0 से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है 1/2 से 1 के बीच में, दैट इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो 1/2 से 1 में इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू 1/2 पे होगी उससे छोटी वैल्यू 1 पे होगी। और हम क्यों रिलेट करना चाह रहे हैं छोटी और बड़ी वैल्यू से, क्योंकि हमें उस फंक्शन की छोटी और बड़ी वैल्यू तो चाहिए ही। छोटी और बड़ी वैल्यू पता लगेगी तभी तो इंटीग्रेट करके इसकी छोटी और बड़ी वैल्यू निकालें। इसीलिए हम इस फंक्शन की छोटी और बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं। और छोटी और बड़ी वैल्यू पे कैसे जाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है लेस देन 0, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और यही सेम चीज मैंने लास्ट क्लास में एओडी जब डिस्कस करा था तभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब भी ये डेरिवेटिव लेस देन 0 दिया हुआ होता है तो आपको हमेशा एओडी से उसका डायग्राम देखना चाहिए कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, किसके किसके बीच में लाया कर सकता है। तो अब हमें दिख रहा है कि जो एफ एक्स ई की पावर -2x है इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में होगी, राइट। बड़ी वैल्यू ये होगी, छोटी वैल्यू ये होगी। यहां से हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली, अभी भी एफ एक्स की नहीं निकली, किसकी निकली, इसकी निकल गई। तो अब अपना यहाँ पे आ रहा है e की पावर -2, यहाँ आ रहा है e की पावर -1, एफ ऑफ हाफ। अब क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ हाफ अपने को दिया हुआ है 1, तो ये वैल्यू तो अपने को 1 दी हुई है, यहाँ तो अपन 1 पुट करेंगे, इसको तो यूज करना ही है। एफ ऑफ हाफ का नहीं तो कैसे यूज आएगा, और तो कहीं यूज आने वाला है। एफ ऑफ 1 अपने को नहीं दिया, दिया हुआ भाई, नहीं दिया। एफ ऑफ 1 अपने को नहीं दिया, ना क्वेश्चन में दिया हुआ ना कहीं। अगर अपने को एफ ऑफ 1 दे देता कुछ वैल्यू तो अपन यहाँ वो वैल्यू पुट कर देते, नहीं दिया हुआ तो फंक्शन की वैल्यू के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में लिखी हुई है कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो इस वैल्यू के बारे में अपन सिर्फ ये बोल सकते हैं दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस इज व्हाट वी कैन से। और हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी। और अब मुझे फंक्शन में इनइक्वालिटी बनानी थी एफ एक्स में, तो मैंने e की पावर -2x से फिर e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ एफ एक्स आ जाए और एफ एक्स में एक इनइक्वालिटी बन जाए। e की पावर -2x हट जाएगा तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपने को पता है ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो एफ एक्स होगा ये भी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू से बड़ी होगी, तो एफ एक्स 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं। अब आपको निकालना है इंटीग्रेशन, तो अब आप इसको आप इंटीग्रेट कर दो 1/2 से 1। तो अगर आप 1/2 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो राइट साइड में क्या एक्सप्रेशन आएगा, e की पावर 2x - 1 अपॉन 2 1/2 से 1। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी e/2, और अगर आप हाफ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0, तो -1/2। तो हमें पता लग रहा है इसकी बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, e -1/2। e -1/2 से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ e -1/2 से बड़ा दिया हुआ है, यहाँ तो e -1 से बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो उससे बड़ा दिया हुआ है। तो अगर आप इसका लेफ्ट पोर्शन भी नहीं सोच पाते, तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनाया, ये नहीं सोच पाते तो भी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना।
मैक्सिमम वैल्यू तो आप निकालते ही वो e माइनस 1/2 आ जाती, तो इससे ही आपको पता लग जाता आंसर इससे छोटा होना चाहिए। उससे आप इसका आंसर 4 मार्क कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आईआईटी 2013 का। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए। इट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स किया गया है एओडी के साथ में, उसको मिक्स किया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया इन्होंने यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहली इंपॉर्टेंट चीज सीखी अपने, तो ये अपने को दिखा है, तो ये तो अपने को करना ही है। इसका डेरिवेटिव लेस देन 0, डेरिवेटिव कभी किसी का लेस देन 0, मैक्सिमम मिनिमम को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी इंटीग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचिए, फिर सिंपली इंटीग्रेट करके अपन आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लीनियर का पार्ट खत्म हो गया, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जे एडवांस के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बर्नौली फॉर्म। तो बर्नौली फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले वेरिएबल सेपरेबल सोचेंगे, नहीं मिला आगे बढ़ेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं मिला आगे बढ़ेंगे लीनियर, लीनियर में वाई चेक करेंगे, लीनियर में एक्स चेक करेंगे, नहीं मिला फिर आगे चलेंगे। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाएंगे। टोटल मिला के ये 4 ही फॉर्म होती है। एक होता है नॉर्मल, वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर, लीनियर में एक्स और वाई। उसके बाद में नहीं मिलता है तो हम बर्नौली को ढूंढते हैं, और बर्नौली भी नहीं मिलता है तो जो डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, उसका आपको सोचना है। डायरेक्ट मेथड को आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके होते हैं, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। तो अब बर्नौली को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बर्नौली बेसिकली क्या होती है? ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजीनियस को अगर आप बोलेंगे तो होमोजीनियस इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जैसे इसमें आप y बाय x को v पुट करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाती है। ऐसे ही इसमें बर्नौली फॉर्म में अगर आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। उसकी फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है, ये है बर्नौली इन y, और इसी तरह से एक बर्नौली लिखी जाती है x में, तो ये है बर्नौली इन x। अब ये क्या फॉर्म्स वगैरह में ध्यान नहीं रखता, मैं ज्यादा सोचता नहीं। मैं कैसे ध्यान रखता हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब जैसे सपोज अपना क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्व कैसे करना है और ये बर्नौली क्यों है। तो जब भी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, तो अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि होमोजीनियस हो सकती है, y बाय x को v पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो अपने को दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट होमोजीनियस। आप इसको होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बर्नौली से क्यों करें? कोई जरूरी नहीं, आप होमोजीनियस से कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म से। अब मैं इसको बर्नौली से भी करके बताऊंगा कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो होमोजीनियस दिख रही है, ये अपने को दिख नहीं रहा होमोजीनियस क्यों? वाई स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 डिफरेंट डिग्रीज, होमोजीनियस नहीं है। दो टर्म है, वेरिएबल सेपरेशन के बारे में सोच सकता हूँ, दो क्यों है, एक ये है और एक ये है, या तो जीरो। लेकिन वाई और एक्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई के साथ है और यहाँ एक्स वाई के साथ एडिशन है, तो सेपरेट आप नहीं कर पाएंगे। फिर देखेंगे लीनियर, लीनियर ना तो वाई में है क्योंकि वाई की पावर 1 वाई की पावर 2, ना लीनियर एक्स में है, एक्स में तो हो भी नहीं सकती क्योंकि ई की पावर में एक्स है। तो सारी चीजें हमारी खत्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कैसे करें इसको? अब नेक्स्ट नंबर आता है बर्नौली का। तो बर्नौली क्या स्टेट करता है? बर्नौली इन वाई स्टेट करता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है जो आपको लीनियर वगैरह बाकी सब में फंस गया, आप नहीं दिखा, लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आपको y और y की पावर n दिख रहा है, ध्यान रखेंगे y और y की पावर n, और अगर बर्नौली नेक्स्ट होगी तो उसमें x और x की पावर n दिखेगा। n कुछ भी हो सकता है, n 2 3 4, लेकिन जो y होगा वो y के साथ में y की पावर की ही टर्म होनी चाहिए, साइन y नहीं होना चाहिए किसी फंक्शन के अंदर नहीं। y की पावर 1 y की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 3 y की पावर 1 y की पावर 4, y की पावर 1 की टर्म आपको दिखेगी क्वेश्चन में डेफिनेटली, और उसके साथ में आपको y की हायर पावर की टर्म दिखेगी। और अगर आपको ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे देखो y की पावर 1 की टर्म है, y की पावर 2 की टर्म है, यहाँ देखेंगे y की पावर 2 की टर्म है, y की पावर 1 की टर्म है, ये आपको दिख रही है, इसके अलावा y किसी और फंक्शन में नहीं है। तो अब इसमें आप देखेंगे y इज नॉट इन एनी फंक्शन, वो तो लीनियर की ही कंडीशन होती है कि y जो y की पावर 1 होता है वो किसी फंक्शन में नहीं होता, ये सेम बर्नौली की यहाँ पे भी एक कंडीशन। और अगर x x की पावर n है, x किसी फंक्शन में नहीं दिखेगा आपको, y आपको दिख सकता है अदर वे राउंड। जैसे अगर अपन यहाँ देखेंगे y की पावर 2 y की पावर 1, x जो है दूसरे फंक्शन में है, तो x में तो बर्नौली वैसे ही नहीं हो सकती। x में बर्नौली अपन चेक भी नहीं करते, कम क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अगर बर्नौली का आएगा तो y में आता है, तो इसीलिए पहले मैं इसको चेक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखा ये होमोजीनियस है, पहला तरीका तो ये। लेकिन अगर मैं इसको होमोजीनियस से नहीं सोचूं तो मेरे को दिख रहा है लीनियर इन y तो नहीं है, ना लीनियर इन x है यहाँ पे, तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो अब मेरे को दिख रहा है y स्क्वायर है, y है, y की पावर 2 y की पावर 1, और यहाँ क्या है dy by dx। dy by dx बर्नौली में भी होता है, dy by dx लीनियर में भी होता है, इवेंचुअली अपन लीनियर ही फॉर्म यहाँ पे करेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए dy by dx जब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो बर्नौली इन y ही ढूंढेंगे क्योंकि उसी में बर्नौली इन y में dy by dx आता है, इसमें dx by dy यहाँ पे आता है। तो अब लीनियर और बर्नौली में देखो फर्क क्या है। अगर तुम लीनियर इन y देखोगे तो वो कैसी दिखती है, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y
इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। यही होता है लीनियर इन वाई। लीनियर इन वाई और बर्नौली इन वाई में फर्क क्या है? लीनियर इन वाई और बर्नौली इन वाई में सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पे वाई के अलावा वाई की पावर n हो रहा है, ठीक है आप। तो जो y की पावर 1 है वो तो अपने को यहाँ लिखना ही है। उसमें लाइट में जो फंक्शन था x का, उसमें y की पावर n आना चाहिए और कोई फंक्शन y का नहीं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि dy by dx के साथ में y की पावर 1 की टर्म है। इतने पार्ट को देखता हूं तो मेरे को लीनियर इन y दिख रहा है। लेकिन राइट में फंक्शन ऑफ x अगर होता तो लीनियर इन y हो जाता, लेकिन अगर उसमें y की पावर n मुझे दिख रहा है तो लीनियर इन y वो नहीं है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व इसको किया जाता है डिवाइड बाय y की पावर n। y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 बाय y स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy by dx, और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन -y अपॉन y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर। हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे भी सेम चीज मैं कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखा y और y स्क्वायर, तो मैं इसमें पहले dy by dx लिखूंगा, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। तो dy by dx कितना आएगा? dy by dx मेरा आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन y से डिवाइड कर देंगे तो xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y माइनस e की पावर 1 अपॉन x क्यूब अपॉन x स्क्वायर y। यहाँ तक अपन ने इसको कर लिया। अब अपने को दिख रहा है टर्म कैंसिल हो रही है, x y। अब मुझे दिख रहा है y की पावर 1 की टर्म, और यहाँ पे क्या दिख रहा है y की पावर n। y की पावर n क्या है? यहाँ पे y की पावर -1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है वो होनी चाहिए, बट y की पावर n ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे दिख रहा है इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो dy by dx माइनस y by x, ये तो अपना लीनियर का पार्ट हो गया, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर 1 अपॉन x क्यूब अपॉन, ये हो गई हमारी बर्नौली फॉर्म। दिस इज योर बर्नौली, दिस इज आल्सो योर बर्नौली। तो अब बर्नौली में अपने क्या किया था? डिवाइड बाय y की पावर n। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y की पावर -1 है, तो दोनों साइड या तो आप डिवाइड कर लो y की पावर -1 से। आइडिया ये है कि यहाँ पे जो y की पावर n है इसको हटाना है। आइडिया इज वी हैव टू रिमूव दिस। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि इवेंचुअली अपन को इसको इसमें चेंज करेंगे लीनियर में। लीनियर में क्या होता है? राइट में y नहीं होता, तो अपने को इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? इसको डिवाइड करके। तो यही कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अगर y है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 कर लूंगा, या मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय y की पावर -1, या मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय y। एक ही बात होगी। दिस इज व्हाट आई विल डू। अब उसके बाद में जब मैंने ये कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो ये आएगा y, ये आ जाएगा dy बाय dx माइनस ये आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय y बाय x इसका माइनस e की पावर 1 अपॉन x क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिखा। अब उसके बाद में क्या होगा? अब उसके बाद में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इवेंचुअली अपने को सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, बिना उसके तो सॉल्व होगा नहीं। अब इसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? ये dy by dx के आगे जो भी वैल्यू है ना, इसके इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 by y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 अपॉन 1 by y 1 by y या -1 अपॉन y जो भी है। और यहाँ पे अगर ये y है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? y स्क्वायर बाय 2। तो y स्क्वायर को टी पुट करेंगे, और वो जो है ना इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, देखो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है y अपॉन y स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखो ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव ये रहा, दिख रहा है? 1 अपॉन y है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन y स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव कहाँ है? और ये सिर्फ बर्नौली में नहीं होता, ये लीनियर में भी होता है। लीनियर में अपन इस चीज को देखते नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ अब इस पे आ जाओ ऊपर, यहाँ देखो इसमें मैं क्या लिखा हूँ। अपनी लीनियर इन y क्या होती है? यहाँ 1 होता है, यहाँ y होता है। तो नोटिस करो ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 1 होगा या नहीं होगा? इसका डेरिवेटिव ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये रहा डेरिवेटिव। तो ये हमेशा लिखा हुआ होता है, ये लीनियर से ही आता है। तो अपन बेसिकली क्या करते हैं, अगर यहाँ 1 है तो ये लीनियर है, 1 नहीं है तो पहले अपन इसको टी पुट करेंगे ताकि ये वाली जो चीज है ये यहां से हट जाएगी। देखो कैसे। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किस वाले पार्ट को? इस वाले पार्ट को। यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन y, इसको मैं टी पुट करूंगा तो ये कितना आएगा? डिफरेंशिएट करूंगा बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा -1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अब अपना ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लेफ्ट में वैल्यू है ये आएगी -dt बाय dx, ये आएगा भी, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और अब जो यहाँ वैल्यू आएगी ये आएगा माइनस ऑफ, ये आ जाएगा e बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो ये जनरेट हो गया। अब ये क्या है? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो होता क्या है कि बर्नौली बेसिकली एक ऐसी फॉर्म होती है कि फंक्शन जो यहाँ पे है उसमें यहाँ पे जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव यहाँ जनरेट हो जाता है, और उसको जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? जो y की पावर है ना, पहले इससे डिवाइड करते हैं। ऐसा हमेशा होगा।
और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अगर मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं क्या पुट करूंगा, ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर को मैं टी पुट करूंगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, एक ही बात। तो ये आएगा 2y dy by dx इक्वल टू dt। अब अपना ये जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, y dy by dx को लिख सकता हूँ dt by 2, 1 by 2 dt by dx, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस t by x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन x क्यूब। तो अभी अपना क्या बन गया, लीनियर इन t। इसके आगे तो आपको बस सॉल्व करना है, लीनियर इन t तो आपको सॉल्व करना आता है। इसको अपन बोलते हैं बर्नौली फॉर्म, और इसी को एक वो बोलते हैं बर्नौली फॉर्म मॉडिफाइड। नेक्स्ट अगर जाएंगे मॉडिफाइड, मॉडिफाइड और इसमें फर्क क्या है इसको अपन देखते हैं। तो मॉडिफाइड में क्या होता है, हाँ बोलो। Sir, in previous question we can solve it by y is equal to vx also. या वी कैन सॉल्व इट बाय y इक्वल टू vx। सो हाँ सो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम लोग इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में ले जा सकते हैं कि वो एक सिंपल नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा इक्वेशन को मैनिपुलेट करके मतलब क्या करोगे, सो ये dx से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर और ये जो टर्म है मुझे dx का तो इंटीग्रेशन वो तो अलग हो जाएगा, फिर जो ये हाँ हाँ वैसे कर सकते हैं, x, वो y मेथड square वो मैं मेथड बताऊंगा अभी, मैनिपुलेशन वाला जो है ना, उससे भी कर सकते हैं इसको, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बर्नौली फॉर्म मॉडिफाइड क्या बोलती है, दिस इज बर्नौली फॉर्म मॉडिफाइड। एक्चुअल में यही बर्नौली फॉर्म कि यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑफ y है उसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे होता है, और यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है कि यहाँ पे अगर y होता है तो यहाँ 1 होता है। तो एक्चुअल में जो फॉर्म है वो ये है कि यहाँ जो चीज है उसका डेरिवेटिव। लेकिन बर्नौली फॉर्म को हम इसलिए ध्यान रख लेते हैं अलग से, उसका एक अलग आदमी ने नाम निकाला, क्योंकि उसमें अगर y में देख रहे हैं तो y की पावर n ही दिखता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है, इसलिए हम उसका नाम ध्यान रख लेते हैं। बाकी यही फॉर्म है, यही मैंने किया था। तो इसको सॉल्व कैसे किया था हमने, f की पावर y जो था उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था t। अब ये वाली जो फॉर्म्स होती है ना, ये अपने को दिखती नहीं है, तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप अगर लीनियर नहीं मिलेगी यू विल लुक फॉर बर्नौली फॉर्म और नॉर्मल बर्नौली फॉर्म, देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगी तो हम ये सोचेंगे, और अगर ये भी नहीं मिलेगी तो हम डायरेक्ट जो तरीका है उस पर जाएंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप मैनिपुलेशन करके सॉल्व करते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको वो चीजें क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन को उससे करने की जब कोशिश करोगे, एक बार आदत पड़ जाएगी, तब आपको वो दिखने लगेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो मोस्टली डायरेक्ट फॉर्म से ही सॉल्व होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट से सॉल्व होंगे, बाकी मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, तो उनको फिर आपको उसी से ही करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं दिखता तब हम डायरेक्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल बर्नौली फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अब इसमें अगर हम अप्लाई करके देखेंगे तो अब इसमें नोटिस करो इसमें क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई भी है, फंक्शन ऑफ वाई का डेरिवेटिव भी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, काफी कॉमन है, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि फंक्शन ऑफ वाई अगर साइन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। तो आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर साइन कॉस कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, या tan और sec स्क्वायर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, काफी कॉमन है, या फिर आपको e की पावर x 2 बार दिख रहा है, ये भी काफी कॉमन है क्योंकि वो स्टैंडर्ड में तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये आपको दिख रहा है और ये आपको डेरिवेटिव इस तरह से जनरेट होता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो भी मेरे दिमाग में आता है कि मॉडिफाइड बर्नौली, या इस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे दिख रहा है cos x sin x y स्क्वायर y, तो मुझे दिख रहा है y स्क्वायर और y, एक तो ये चीज दिख रही है, ठीक है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है y, तो मैं y स्क्वायर को t पुट करके यहाँ पे जो भी है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो हम ऐसे फॉर्म जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहां से भी कर सकते हैं कि इसको मैं टी पुट कर दूं, तो ये जो y dy by dx है ये कितना आ जाएगा, dt by 2। हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये t की पावर 1 हो गया, बाकी तो फंक्शन ऑफ x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t बन जाएगी। तो जो dy by dx के आगे जो कोफिशिएंट है ना, जो भी वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन चेक करा करो कहां पे है। जैसे यहाँ y लिखा हुआ है तो y का इंटीग्रेशन यहाँ पे, और dy by dx है तो y का इंटीग्रेशन चेक करेंगे, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन आपको कहीं मिलेगा। अगर आपको वो दिख जाता है तो उसको टी पुट करके इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जब भी आपको कोई भी फॉर्म नहीं दिखती है तो बर्नौली फॉर्म मॉडिफाइड पे आपको जाना होता है, सिंपल बर्नौली नहीं दिखती है तो अपन इसमें सिंपल बर्नौली से मॉडिफाइड बर्नौली पे जाते कैसे हैं। क्वेश्चन में आपको ये नोटिस करना पड़ेगा dy by dx के आगे ये वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू नोटिस करेंगे फंक्शन ऑफ y जो भी है उसका इंटीग्रेशन चेक करो कहीं क्वेश्चन में है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये y लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन मैंने चेक किया y स्क्वायर, तो मैं y स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो ये dy by dx dt हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली मैं ये कर रहा हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन है उसी को टी पुट कर रहा हूँ। ये चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है dy by dx के आगे कोफिशिएंट 1। लेकिन अब सबसे पहले हम देखें, होमोजेनियस तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है क्योंकि x और x2 है, लीनियर इन y भी नहीं है क्योंकि e की पावर y है, y की पावर 1 होना चाहिए। और बर्नौली फॉर्म सिंपल वाली भी नहीं है क्योंकि इसमें y की पावर 1 और y की पावर n होता है, अगर dy by dx होगा वो भी नहीं है। तो बच गई सिर्फ मॉडिफाइड बर्नौली। तो मॉडिफाइड बर्नौली जब भी आपको करना है, आप कैसे जनरेट करेंगे, या तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो, ऐसा जनरेट करने की कोशिश करो कि dy by dx के आगे कुछ कोफिशिएंट बनाओ और सेम कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x के आगे बनाओ। तो dy by dx के अगर मुझे कोफिशिएंट 1 दिख रहा है तो मैं यहाँ कुछ कोफिशिएंट बनाऊंगा y की टर्म का, तो मैं e की पावर y से पहले डिवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन को रीराइट करके मैं ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम ऐसा लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा e की पावर माइनस y अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई विल डू। अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन चेक कर लूंगा, मिल जाएगा तो वेरी गुड। यहाँ पे अपने को नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे भी अपने को 1 दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है x और x क्यूब लीनियर तो है नहीं, y भी अंदर है, लीनियर भी नहीं है। लीनियर इन बर्नौली इन x सोच सकता हूँ क्योंकि x और x की पावर n है, सोच सकते हैं ना भाई, यही तो मैंने बोला, x और x की पावर n है तो बर्नौली इन x सोच सकते हैं। लेकिन बर्नौली इन x के लिए क्या होगा, dx अपॉन dy होना चाहिए। एक तो हिंट यही होता है कि जनरली dy by dx दिया हो तो बर्नौली x में तो जाते ही नहीं। लेकिन अगर आप dx by dy लिखने की भी कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन x क्यूब cos स्क्वायर y माइनस x sin 2y। अब इसमें कैसे बनेगा बर्नौली इन x, बर्नौली इन x पे तो बोलता है dx by dy, उसके साथ में कुछ ऐड होना चाहिए इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। लेकिन ये तो अपॉन में आ गया तो डेफिनेटली बर्नौली इन x भी नहीं है, वो भी नहीं है यहाँ पे फॉर्म। तो बच गया मॉडिफाइड बर्नौली। मॉडिफाइड बर्नौली बोलता है कि dy by dx के आगे कोफिशिएंट बनाओ y का, हमेशा बर्नौली इन y चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कैसे बनाएगा, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसी से तो डिवाइड करना पड़ेगा तभी कोफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर y dy by dx, यही आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा x sin 2y अपॉन cos स्क्वायर y, और ये आ जाएगा x क्यूब। अब मुझे पता है इसका जो इंटीग्रेशन अपने को दिखना चाहिए क्योंकि इसका ही इंटीग्रेशन यहाँ है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो y की जो रिमेनिंग टर्म है इसको नोटिस करो, क्या पता ये 10 में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसको सिंपलीफाई करो। और अगर तुम इसको सिंपलीफाई करोगे तो आएगा 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y। देखो ये 10 ही जनरेट हो रहा है भाई, दिस इज नथिंग बट 2 10 y। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 10 y को अगर अपन t पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा। तो ये हो गया dt by dx प्लस 2tx इक्वल टू x क्यूब। ये आराम से सॉल्व आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे देखेंगे e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस y होता है, यही मैं आपको बता रहा, देखो आपको यही दिख रहा है। तो अपने को पता है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसको t पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस dt by dx। तो ये हो गया माइनस dt by dx इस प्लस t by x इक्वल टू है 1 upon x स्क्वायर। अब ये लीनियर इन t होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये है स्टेप्स, आपको इसी तरह से Yes, sir. क्वेश्चन में चलना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस करोगे तभी ये चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। तो जो भी क्वेश्चन है यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, यू शुड बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। अगर तुमने एक बार फॉर्म आइडेंटिफाई कर ली, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।